क्या मुमताज वंदे मातरम की सभी 6 छंद गाएंगी? वंदे मातरम। बीजेपी का ये कहना है कि नेहरू के समय में आत्मा मार दी गई वंदे मातरम की, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए वंदे मातरम के, 6 छंद लिखी गई थी, उसमें से मात्र 2 को स्वीकार किया गया और अब बीजेपी उसका गौरव लौटा रही है। नेहरू ने सब कुछ गलत किया, कांग्रेस ने सब कुछ गलत किया, 60 वर्ष 70 वर्ष सब कुछ गलत हुआ है। तो इस देश के हर मुसलमान को भी आप यही कहेंगी कि वंदे मातरम गाने में ऐतराज नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐतराज होना चाहिए? आप कह रही हैं सिर्फ इसलिए कि आप मुस्लिम हैं, अगर आप चुनाव में खड़ी होंगी तो आपको वोट नहीं मिलेगा, हरा दिया जाएगा? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी एक डिस्टेंस आ जाता है कि आप खुल के मुसलमानों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। जो सारी कमियां मुमताज को दिखाई दे रही हैं कि कांग्रेस क्यों हार रही है, वो कांग्रेस कैसे नहीं देख पा रही? नहीं, मैं तो खुल के पब्लिक में पूछती हूँ ये कि भाई चल क्या रहा है। थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग हमारी गलत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि गांधी परिवार का पुश्तैनी काम है चोरी करना। गांधी सरनेम भी चोरी कर लिया। जिस समय आपके पिताजी अहमद पटेल जी थे, उस समय उनके रहते हुए कोई सोनिया गांधी से मिल सकता था? जो मुझे समझ आया है पिछले 4-5 साल में उनके जाने के बाद कि लोगों को लगता था अगर हम गांधी परिवार में से किसी को नहीं मिल पाए और अहमद भाई को मिल लिए तो कम से कम हमारी बात पहुंच गई। आज पूरे देश भर में अगर मैं जाऊं तो लोग ये बोलते हैं हमारे को दिल्ली आने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम किससे मिले दिल्ली आकर? राहुल गांधी से मिलना हो तो कितना समय लगेगा? तो मैं ही नहीं मिली हूँ, कितने साल हो गए। आप राहुल गांधी से नहीं मिली? महीने लग जाते हैं, आपको मेन लीडर्स हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट या टाइम नहीं मिलता है। बंगाल पर इस वक्त सबकी नजर है, तो वहां आपको क्या लगता है प्रदर्शन कैसा रहने वाला है कांग्रेस का? कांग्रेस के लिए तो देखिए मुश्किल है, कहीं ना कहीं अब इट्स अबाउट बीजेपी एंड टीएमसी। लगातार जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, उसके बाद किसी यंग लीडर के, किसी फ्रेश थॉट की जरूरत क्या कांग्रेस को नहीं है? ये जो जनरेशन बड़ा हो रहा है, इसके लिए आपको फ्रेश थॉट और यंग लोग ही चाहिए। मोदी सरकार ने 3 तलाक भी खत्म कर दिया है, तो उसके बाद खुशी होती है? जो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो अबॉलिश किया गया है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम धर्म में है ही नहीं। उनका कहना है ये सारे जितने घुसपैठियां आए हैं जी, ये ममता दीदी के राज में आए हैं, ये कांग्रेस के राज में आए हैं, हम तो उनको हटाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम कानून लेके आ रहे हैं। अभी इस बार इनका पूरा वंदे मातरम से शुरू किया, घुसपैठियों से शुरू किया। अब देखिए क्या सड़कों पे कत्लेआम होगा। नरेंद्र मोदी डायनामिक, अमित शाह स्ट्रॉन्ग, योगी आदित्यनाथ नॉट अ योगी, राहुल गांधी। जब लड़की इतनी खूबसूरत होती है तो उस पर लोगों का दिल भी आता मेरे है। फादर को बहुत टेंशन होता था, तो लैंडलाइन पे जब ब्लैंक कॉल्स आते थे तो ये कौन है जो फोन करते हैं, फिर फोन बंद कर देते। उसके बाद सडनली कार्ड्स आ रहे हैं, ऑरेंज, नियॉन, और सडनली पीएन आते हैं और पीएन बोलते हैं कि आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया है। तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गई तो देखा मेरे फादर बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो वो आए थे प्रिंसिपल को बताने कि ये फोन कॉल्स आ रहे हैं, ये कार्ड्स आ रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, आपके स्कूल में चल क्या रहा है, यही सब बच्चे करते हैं क्या? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस अपना जनाधार खोती चली जा रही है। राज्य दर राज्य चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं और कांग्रेस की स्थिति पहले से ज्यादा खराब, पहले से ज्यादा बदतर होती जाती है। बिहार चुनाव के बाद भी हमने देखा कि कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह नकार दिया। फिर कांग्रेस के अंदर से एक आवाज आई, उसने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट सुर्खियां बन गया। लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि जो बात ये कह रही हैं वो क्या कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है? मैं बात कर रही हूं कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके अहमद पटेल की, जिन्हें कांग्रेस का चाणक्य भी कहा जाता है। और रणनीति उन्होंने चुनाव के दरमियान ही नहीं बल्कि हर समय कांग्रेस के लिए बनाई है। आज मुमताज पटेल सवाल ये उठा रही हैं कि कांग्रेस चेतती क्यों नहीं है और क्यों नहीं कांग्रेस को अपनी गलतियां दिखाई देती है, वो अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते। बिहार इलेक्शन के बाद जो उन्होंने सवाल उठाए वो आज की तारीख में भी रेलेवेंट है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, केरला में है, तमिलनाडु में है,
क्या इन सभी राज्यों में बिहार में जो प्रदर्शन कांग्रेस का था वही कांग्रेस फिर से दोहराने वाली है? आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल। पॉडकास्ट में एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है, कई ऐसी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, न सिर्फ अपने पिता अहमद पटेल की बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने भी जो चल रहा है वो बातें बताई हैं जो पब्लिक डोमेन में आज तक कभी नहीं आई हैं। मुमताज ने अपनी लाइफ के बारे में भी हमसे चर्चा की है, कुछ ऐसे अनसुने सवालों का जवाब उन्होंने दिया है जो जानकर आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उनकी लव लाइफ और कॉलेज लाइफ उनकी कैसी थी, कई मुद्दों पर वो क्या सोचती हैं, बिल्कुल अलग तथ्य, बिल्कुल अलग बातें पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेंगी। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से कर दूं कि टेक ऑफ विद एसकेटी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी ताकत से ही हम कुछ और बड़े चेहरों को आपके सामने ला पाते हैं। पॉडकास्ट को आप लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे आप कह सकते हैं। अगला गेस्ट आप किसे देखना चाहते हैं वो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। और चलिए अब स्वागत करते हैं, बोर्डिंग पास देते हैं आज की मेरी गेस्ट मुमताज पटेल को। बहुत स्वागत है मुमताज आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने टाइम निकाला। शुरुआत मैं पॉडकास्ट की करूंगी वंदे मातरम के साथ। वंदे मातरम मुमताज। वंदे मातरम। वंदे मातरम को लेके देश में इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है। अब क्योंकि सरकार इसके ऊपर प्रोटोकॉल ले आई है तो कोई विकल्प नहीं बचा, न शालिनी के पास न मुमताज के बाद। मैं वंदे मातरम की सभी 6 छंद गाऊंगी। क्या मुमताज वंदे मातरम की सभी 6 छंद गाएंगी? जी बिल्कुल, और आज नहीं, बचपन से हम स्कूल में गाते आ रहे हैं। वंदे मातरम हो कि आप अगर राष्ट्रगान की बात करें, सारे जहां से अच्छा की बात करें, दीज आर सॉन्ग्स, दीज आर ये हम इनके साथ बड़े हुए हैं। तो इसमें आज इतना ज़्यादा बवाल जो आपने शब्द यूज़ किया वो क्यों आज, मतलब इतनी डिस्कशन किस बात की चल रही है? क्यों सरकार इसको एक इशू बना रही है? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज एन इंडियन। सरकार इसे इशू नहीं बना रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है विपक्ष और खासकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लीडर्स इसका इशू बना रहे हैं। मैं अगर आपको स्टेटमेंट बताऊं, अरशद मदनी की तरफ से ये कहा गया है कि याद रखिए मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं है। आगे उन्होंने ये कहा है कि वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। देखिए, पहली बात तो टाइमिंग की बात करते हैं कि आपको पार्लियामेंट में जी 150वीं वर्षगांठ है वंदे मातरम की, लेकिन इस पे 2 दिन की चर्चा पार्लियामेंट में, मतलब हमारे देश में और बड़े इश्यूज़ नहीं हैं। पहली बात ये क्या, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा और मैंने भी ये सवाल पूछा कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ये कोई पोलराइजेशन की टैक्टिक है कि आप ध्रुवीकरण इस इशू को उठा के करें? अभी आपने मुसलमान लीडर्स की स्टेटमेंट की बात करी, जी बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इस्लाम का जो बेसिस है कि आप अल्लाह के साथ किसी को इक्वेट नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है। पर वंदे मातरम गाने में मुझे नहीं लगता कि आप अल्लाह के साथ किसी को भी इक्वेट कर रहा है। ये तो एक स्पिरिट है, एक भावना है, ठीक है? इसमें आप अल्लाह या खुदा को कहाँ बीच में लेकर आ रहे हैं। बट मुझे यकीन है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों तरफों से जो आ रही हैं, ये एक पोलराइजेशन का ही टैक्टिक है। जहाँ जहाँ आप बंटवारा करते हैं हिंदू और मुसलमानों में, आप इस तरह के इश्यूज लाते हैं, वहाँ वहाँ फ़ायदा बीजेपी का ही होता है। तो आपको ये लग रहा है कि बीजेपी पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है? बिल्कुल 100%, ये तो इनका टैक्टिक हमेशा से रहा है। तभी मैंने पूछा कि पार्लियामेंट में आज हमारे देश में और अहम मुद्दे नहीं हैं कि 2 दिन की चर्चा आप वंदे मातरम पे कर रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्पस? बीजेपी का ये कहना है कि नेहरू के समय में आत्मा मार दी गई वंदे मातरम की, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए वंदे मातरम के, 6 छंद लिखी गई थी, उसमें से मात्र 2 को स्वीकार किया गया और अब बीजेपी उसका गौरव लौटा रही है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूल शायद मैं 20-30 वर्ष पहले गई थी। हाँ। तब से वंदे मातरम
एक इसेंशियल हिस्सा है हमारी असेंबली का रोज। तो मैंने तो यही देखा है, वो कांग्रेस की सरकार 2 थी कि 6 थी। इट इज द स्पिरिट दैट काउंट्स। आज अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं, एक ही लाइन बोलते हैं, एक ही स्लोगन बोलते हैं, बट इट्स द थॉट, इट्स द स्पिरिट, आपके अंदर की जो भावना है, अंतरात्मा जो है कि आप देश के प्रति आपका जो प्रेम है, आपका जो सम्मान है। तो इसको हॉट टॉपिक इशू क्यों बनाया जा रहा है? आप नेहरू ने क्या किया, क्या नहीं किया, चलिए इस बात को मान लेते हैं कि सब कुछ गलत किया। नेहरू ने सब कुछ गलत किया, कांग्रेस ने सब कुछ गलत किया, 60 वर्ष 70 वर्ष सब कुछ गलत हुआ है। पर देन नेहरू जी के वक्त पे ही आज़ादी मिली थी ना। नेहरू जी के वक्त के टाइम पर ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया था। देश ने 60 साल में इतनी तरक्की करी कि आपको एक प्लेटर पे हिंदुस्तान मिला। आपका तो कहना यही है, भाजपा का, और भाजपा के जो भक्त हैं उनका कहना यही है कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है। पर क्या ये बात सच है? आप और मैं भी जानती है सच नहीं है। आज आपके पास जो भी एक बेस और प्लेटफॉर्म मिला है जिसके ऊपर आज आप राज कर रहे हैं, वो कांग्रेस की ही देन है, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में। पर साथ साथ ये भी एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगी कि जनता को ये बात समझनी चाहिए, आज के कांग्रेस नेता कैसे जिम्मेदार बनते हैं अगर पहले के कांग्रेस नेताओं ने कुछ गलतियां भी करी हो? तो आप उन आज के कांग्रेस नेताओं को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आप आज के कांग्रेस नेताओं को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया? मतलब हम किस इश्यूज पे डिबेट कर रहे हैं आजकल? हमारे पास और कुछ नहीं है क्या? वंदे मातरम पे डिबेट नहीं होनी चाहिए? डिबेट क्यों होनी चाहिए और इस वक्त क्यों होनी चाहिए? अच्छा, आप भी तो सरकार में पिछले 11 वर्ष से ना, ये 12वां वर्ष आपका चल रहा है, इससे पहले क्यों नहीं आपने वंदे मातरम पे डिबेट किया? तो इस देश के हर मुसलमान को भी आप यही कहेंगी कि वंदे मातरम गाने में ऐतराज नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐतराज होना चाहिए? क्या एतराज़ होना चाहिए? और इस्लाम की भी, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी नीयत क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है। मुझे पता है कि मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे लिए देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड नो गॉड बट अल्लाह। यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। तो ये मुझे पता है मैं किससे दुआ मांगती हूँ, मैं किसको वर्शिप करती हूँ, मैं किसके सामने सिजदा करती हूँ, बट ये मेरा पर्सनल मैटर है। रही बात अगर हम राष्ट्रगान की बात करें, आज हम अगर भारत माता की भी जय बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने देश को खुदा मान लिया। हाँ। देश के प्रति प्रेम है, आप देश से दिल से जुड़े हुए हैं, ये एक अलग बात है। पर आपका खुदा कौन है, ये एक अलग बात है। आज मैं अल्लाह कहूँगी, आप भगवान कहेंगे, आप शायद शिव जी के भक्त हैं, कोई राम जी के भक्त है, कोई किसी के भी भक्त हो, पर ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना। तो इस पे हम लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं और इस पे हम लड़ क्यों रहे हैं? मैं दाद देती हूँ आपकी इस बात की, और मैं व्यूवर्स को कहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुमताज़ की इस बात पे आप क्या सोचते हैं वो कहिए। देश में बहुत कम मुस्लिम लीडर इस वक्त ऐसे हैं जो वंदे मातरम पर न सिर्फ खुलकर बोल रहे हैं बल्कि उसके साथ भी दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है ये मैसेज बहुत दूर तक जाना चाहिए मुमताज़। आप बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम तो जब से हमने स्कूल में असेंबली जाना सीखा है, हम रोज गाते आए हैं वंदे मातरम। लेकिन अब 6 छंद गाने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है? अब वंदे मातरम के आगे एक और चीज के ऊपर बहुत बवाल है, क्योंकि सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि गांधी परिवार का पुश्तैनी काम है चोरी करना। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने तो गांधी सरनेम भी चोरी कर लिया, इन्होंने गुजराती का सरनेम चोरी कर लिया। आप क्योंकि एक गुजराती हैं, आप क्योंकि कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आपका स्टेक क्या है? मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री को ये ऐसी सब बातें करने में कोई शोभा नहीं मिलती। आई थिंक सदन की गरिमा और उसका स्तर गिराया जाता है। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन फिर कहूँगी पार्लियामेंट में करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, एक सक्षम विपक्ष है, और हमेशा आप अब 12 वर्ष से
सरकार चला रहे हैं, पर आप अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत, आपकी सरकार ने क्या किया बताने की बजाय, या फिर आपकी सरकार की जो खामियां हैं उस पर खुलकर बात करने की बजाय आप सिर्फ अटैक करते हैं गांधी परिवार को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को। मतलब ये क्या है? फिर से वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, पास्ट में क्यों जी रहे हैं और ये ऑब्सेशन क्या है? गांधी परिवार से ऑब्सेशन क्या है? अगर आपको लगता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं आप? मोदी जी का ऑब्सेशन है गांधी परिवार से? आई थिंक पूरे बीजेपी का ऑब्सेशन है। अच्छा, बिल्कुल। आप व्हाट इज़ द इशू विद राहुल गांधी? आप लोगों ने करीबन पिछले 15 वर्ष से उनकी छवि बिगाड़ने में पूरी ताकत लगा दी। आप बात करते हैं तो उनके बारे में ही बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है तो ना करिए ना बात। आप अपने ऊपर बात करिए, अपनी काबिलियत पे बात करिए। आप क्या कर रहे हैं देश के लिए उस पर बात करिए ना। क्या नेहरू ने नहीं किया, क्या गांधी ने नहीं किया, इस पे क्यों बात कर रहे हैं? पर क्या गांधी सरनेम चोरी हुआ है वाकई? नहीं, क्यों? अगर इंदिरा जी ने फिरोज गांधी जी के साथ शादी करी तो ये तो ट्रेडिशन है कि आप आपके पति का सरनेम लें, तो ये तो बाई चांस हुआ था। ठीक है, अब ये भी मुझे लगता है हम टॉपिक यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो भी कहना है आप कमेंट में प्लीज़ कहते रहिए। लेकिन एक चीज़ जो खास वंदे मातरम में मुझे आपकी पसंद आई, मैं चाहती हूँ उसके लिए एक लाइक तो बनता है। मैं दोबारा कहूँगी, देश में बहुत कम मुस्लिम नेता, लीडर आपको इस वक्त ऐसे दिखाई देंगे जो ये कहेंगे गर्व से वंदे मातरम गाएंगे, सभी 6 छंद गाएंगे। नहीं, आई थिंक आप ये एग्जैजरेटेड है कि देश में मुस्लिम नेता सब, अगर एक दो लोगों ने कुछ कमेंट किया और ऑब्वियसली वो कमेंट सोशल मीडिया पे या मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो आप सारे मुस्लिम नेताओं को ये नहीं कह सकते। मुझे लगता नहीं है, ज़्यादातर जो मुस्लिम लीडरशिप कहें या इन्फ्लुएंसर्स करें, जिसको भी कहें, मुझे लगता है कि वो मेरी बात से यकीन ज़रूर रखेंगे। दिल से सलाम आपकी इस बात के लिए आपको। अब क्योंकि सरनेम के ऊपर चर्चा चल रही है तो मैं चाहती हूँ मुमताज़ आप आपके सरनेम के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि किसी मुस्लिम का सरनेम पटेल नहीं हो सकता। पूछते हैं मुझे लोग काफ़ी बार कि मुमताज़ भी पटेल भी चक्कर क्या है, और काफ़ी कम समटाइम्स गलत तरीके से भी ट्रोल करते हैं। पर मैं ये बताना चाहूँगी कि गुजरात में पटेल जो है वो एक टाइटल होता है, और वो टाइटल दिया जाता है गांव के सरपंच को, गांव के हेड को। तो आपका फैमिली नेम बेशक कुछ भी, हमारा फैमिली नेम है उनिया, जो ऊन और इनका काम करते थे, तो हमारा जो मेरे फादर का या हमारी फैमिली का जो ओरिजिनल सरनेम है वो है उनिया। पर जितना मैं जानती हूँ, मेरे जो दादा थे, परदादा थे, देवर जो वो सरपंच होते थे, वो गांव के लीडरशिप रोल को प्ले करते थे, तो ऑटोमेटिक टाइटल जो होता था वो चला जाता था पटेल। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान परिवार हैं गुजरात में जो कि पटेल है, और इट्स जस्ट अ टाइटल दैट कैरीज फॉरवर्ड इन सोसाइटी। तो आप ये कह रही कि आपके सिर्फ आज नहीं, पुरखों से जी वो सरदार, अगर मैं गांव का कहूँ तो जी, वैसे बिल्कुल, रहे हैं, लोग उनको इतनी अहमियत देते रहे हैं। और आपके पिताजी को भी हमने देखा कि पटेल परिवार बोल देते थे जी। अच्छा, पटेल तो वो हाँ, तो पटेल मतलब वो गांव में, हर गांव में आप देखेंगे तो वो फैमिली फिर चलती आएगी कि भाई ये सरपंच का परिवार है तो पटेल परिवार है, तो वो आपके साथ जुड़ जाता है टाइटल। तो वो ओवर जनरेशन्स आता गया। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि मुसलमान पटेल है, बहुत है। आप महाराष्ट्र में देखेंगे पाटिल भी हैं, मुसलमान सरनेम्स चौहान भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो एज टाइटल्स दिए गए थे, एंड वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं ओवर जनरेशन्स। अब वो सरनेम, उसकी अहमियत और उस नाम की अहमियत, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं है जो ना माने। आपके पिताजी, उनका क्या कद रहा है कांग्रेस में वो हर कोई जानता है, पर सवाल यहाँ पर ये है कि उनकी बेटी का भी वो कद है कांग्रेस में? नहीं, देखिए, उनका कद जो था वो इतने वर्षों की मेहनत थी, संघर्ष था, और वो जिस मुकाम पे पहुँचे उनकी काबिलियत से, तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि मेरा कद वही है। मैं तो अभी पब्लिक लाइफ में आई हूँ उनके जाने के बाद कुछ वर्ष पहले ही। तो हमारा संघर्ष तो बहुत लंबा रहेगा, और जो अभी की कांग्रेस है वो पहले वाली कांग्रेस भी नहीं है, जो अभी का देश का माहौल है वो पहले वाला माहौल भी नहीं है। क्या बदल मेरे नहीं, मैं ये कहूँगी कि मेरे फादर जो है अहमद पटेल जी, वो 1977 में इमरजेंसी
जब का टाइम था, तब पहली बार 26 वर्ष की उम्र में पार्लियामेंट में चुन के आए थे। एक मुसलमान, एक यंग 26 साल का मुसलमान लड़का पहली बार चुनाव लड़ता है, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, और तब चुन के आना। आज ये सोचना कि मैं एक मुसलमान लड़की होने के नाते भी गुजरात जैसे राज्य में चुनाव लड़ूं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल 100%। महिला तो चलो एक अलग बात है, मैं महिलाओं को किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं समझूंगी, पर माहौल सेम नहीं है। अभी आप खुद ही देखिए, वंदे मातरम पे हमने बात करी, मेरे लिए तो एक नॉन स्टार्टर, नॉन टॉपिक है, क्योंकि मैंने तो बचपन से वंदे मातरम गाए, कभी उसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखा भी नहीं। मेरे लिए राष्ट्रगान की तरह एक है कि इट्स अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, इट्स अ फीलिंग, राइट। पर आज जिस तरीके से आप हर चीज़ को इस बांटते हैं, आप उसको पोलराइज करते हैं, आप समाज में एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है मुसलमान का आज हिंदुस्तान में सर्वाइव करना। और गुजरात जैसे स्टेट से जीत के आना, अगर अहमद पटेल 1977 में इमरजेंसी के वक्त जीत सकते थे, आज मुमताज़ पटेल नहीं जीत सकती है। आप कह रही हैं सिर्फ इसलिए कि आप मुस्लिम हैं, अगर आप चुनाव में खड़ी होंगी तो आपको वोट नहीं मिलेगा, हरा दिया जाएगा? देखिए, कंट्रोवर्शियल बात करूंगी तो सिर्फ इसलिए नहीं कि इसलिए, ऑफ कोर्स इसलिए कि मैं मुस्लिम हूँ, पर अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का, दलितों का, हर तबके के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का साथ दिया है। पर एक तरीके से पिछले कुछ वर्षों में एक छवि बना दी गई है कांग्रेस की। आप खुद प्रधानमंत्री को देखते हैं तो बोलेंगे मुस्लिम लीग पार्टी, मतलब आप विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आपने एक मुसलमान पार्टी की तरह बना दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी एक आशंका, पता नहीं सही शब्द होगा कि नहीं होगा, कि एक डिस्टेंस, मैं कह, चाहे ना माने या माने, पर एक डिस्टेंस आ जाता है कि आप खुल के मुसलमानों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं गुजरात की बात करूंगी, 26 लोकसभा की सीटें थी 2024 में, एक भी मुसलमान ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। चलिए, बीजेपी से तो हम समझते हैं कि वो नहीं देंगे किसी मुसलमान को टिकट, पर कांग्रेस पार्टी ने भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और जबकि गुजरात की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा राज्य है, 10% 11% मुसलमान पॉपुलेशन है, सबसे मेजर चंक ऑफ वोटर बेस है आपका। वोट तो मुसलमान कांग्रेस पार्टी को करते हैं, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? तो यही वजह है कि आप मुमताज पटेल हैं, आप मुसलमान हैं, कांग्रेस ने आपसे किनारा किया हुआ है? नहीं, इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं, बट कहीं ना कहीं शायद ये अभी की राजनीति की जरूरत है कि आप खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे हैं मुसलमान के, क्योंकि अगर आप ये खुल के करेंगे तो सामने से आप पर यही वार आएगा कि आप एक मुस्लिम पार्टी हैं, आप सिर्फ, तो ये वर्क करता है बीजेपी के लिए। जहां जहां वो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जहां जहां देखिए, हिंदू राष्ट्र हम नहीं हैं, 2 मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की है, और इसमें कुछ गलत बात नहीं, पर आज अगर आप ये डर हिंदुओं में बिठा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि लोधी आके गए, खिलजी आके गए, मुग़ल आके गए, अंग्रेज़ आके गए, इतने मुसलमानों ने इतने सालों के लिए हिंदुस्तान पर राज किया। अकबर बादशाह ने भी एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को एक बना दिया था, तब मुसलमान देश नहीं बना, तब हिंदू खतरे में नहीं रहे। तो आज कैसे हो सकता है? पर आप तो उल्टी बात कर रही है ना, वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में, आप तो कह रही है कि मुसलमान को नहीं जिताया जाएगा इलेक्शन। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ये टैक्टिक्स है, बट इसमें आप ये देखिए कि नुकसान किसका हो रहा है? समाज का नुकसान हो रहा है। आज जो नफरत फैलाई जा रही है जमीनी स्तर पे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उससे जो समाज बढ़ रहा है, ये आगे की कितनी पीढ़ियों पे असर करेगा? तो आप ये सोचिए। कांग्रेस को तो ये बात समझ आनी चाहिए, उसको तो आपको टिकट देना चाहिए, भरूच से आपको उतारना चाहिए। टिकट की बात नहीं है, ये टिकट की बात नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ कि प्रोबेबली नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल टाइम्स अभी है कि आप
खुल के इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग जाता है कि आप सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करते हैं। इससे होता क्या है कि आप लोगों की भावना से खेल रहे हैं, आपसे हिंदू दूर होते जाएंगे और फायदा बीजेपी का ही होता है। तो ये टैक्टिक है और कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कांग्रेस पार्टी को भी, मैं कांग्रेस पार्टी से मैं यही कहूंगी कि जैसे डट के पहले खुले तरीके से राजनीति करते थे, आप भाजपा के नैरेटिव में, भाजपा के दबाव में ना आइए और आपकी जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, पहले की तरह जिस तरीके से आप हर धर्म, हर वर्ग, हर कास्ट, हर रिलीजन, जैसे कहूँ सबके साथ खड़े रहते थे, आप खुल के खड़े रहिए, समर्थन करिए। तो वो कहाँ, वो तो आप कह रही हैं कि मुस्लिमों का भी समर्थन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नैरेटिव सेट कर दिया गया है। मैं कह रही हूँ करते हैं, बट मैं ये बोल रही हूँ कि खुल के करें। बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाएगी कि आप मुसलमान समर्थक पार्टी हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब हम देखते हैं पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पॉलिटिक्स में, हम देखते हैं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पॉलिटिक्स में, हम देखते हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पॉलिटिक्स में, हम देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा पॉलिटिक्स में, फिर हम देखते हैं अहमद पटेल की बेटी, अहमद पटेल का बेटा, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। फ़र्क ये है कि आपने जितने भी नाम लिए, ये अपने पिता के साथ शुरू से राजनीति में थे। मैं और मेरे भाई, हम कभी राजनीति में हमारे वालिद के होते हुए नहीं आए, वो चाहते भी नहीं थे कि हम राजनीति में आए। और आज मुझे समझ है इस बात की कि वो क्यों नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं आई थिंक जहाँ परिवार इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी राजनीतिक सोच जो है बायस हो जाती है। तो आई थिंक मेरे फादर के सक्सेस का एक रीज़न ये भी रहा है कि वो अपनी राजनीति खुल के कर सकते थे, उनके पास कोई बायस नहीं था, एजेंडा नहीं था। अगर शायद हम इन्वॉल्व होते तो उनके जो उनके डिसीजंस हैं या उनकी काफ़ी चीज़ों पे शायद फ़र्क पड़ता। तो और प्लस उनको हमेशा लगता था कि राजनीति जो है एक दलदल की तरह है, तो वो अपने बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहते थे। तो आज अगर मैं ये भी, आपने जो सवाल थोड़ी टाइम पहले पूछा कि आपका वही कद है कि नहीं, हो भी नहीं सकता है। मैंने तो अभी शुरुआत करी है पब्लिक लाइफ में, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती और मैं चाहती भी नहीं। देखिए, मेरी परवरिश अहमद पटेल के घर में हुई है, वो कोई भी चीज़ हम लोगों को एक प्लेटर पे हैंड ओवर नहीं करते थे और कोई एक्सपेक्टेशन मुझे है भी नहीं कि आज मुझे रेडीमेड कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ कि उस सरनेम का फ़ायदा है, उस नाम की इज़्ज़त है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है और उसकी वजह से बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। पर बट उसके साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। ऐसे बहुत लोग भी हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे आए। तो बट वो लड़ाई आई थिंक सिर्फ मेरी नहीं, वो लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं। देखिए, वो हर जगह पे आपको ये फेस करना पड़ता है कि आप देयर विल ऑलवेज बी एडवर्सरीज, देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे आए। आप किसी के लिए खतरा हो सकती हैं? मुझे नहीं पता, लगता तो नहीं है। मैं तो साथ में मिलकर चलने वाली हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे रग में कांग्रेस की विचारधारा है। तो आज मैं जो भी करूँगी, जो भी कहूँगी, कांग्रेस के समर्थन में ही करूँगी। और इसलिए करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि कांग्रेस ही वो एक पार्टी है जो इस देश को सही दिशा में सही तरीके से चला सकती है। अभी सही दिशा में जा रहा है देश? नहीं जा रहा है अभी तो, बिल्कुल। तभी तो एक बहुत ही मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। आपने कहा कि आपके पिता कभी नहीं चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स में आए या उनके बेटे पॉलिटिक्स में आए, लेकिन अब आपके भाई ये कह रहे हैं, फैसल पटेल ये कह रहे हैं कि वो अलग कांग्रेस बनाना चाहते हैं। अहमद पटेल एपी वो बनाना चाहते हैं कांग्रेस। तो फैसल पटेल के इस फैसले के साथ मुमताज पटेल हैं? नहीं, देखिए, मेरा भाई है तो ऑब्वियसली पारिवारिक जो रिश्ता है वो एक अलग बात है, प्रेम है, सम्मान है। मेरा छोटा भाई है तो मेरी जिम्मेदारी भी है और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पर आप अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हमारी विचारधारा अलग है और आर्ग्यू भी हम कभी कर लेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि मेरी सोच अलग है उनसे। और जब उन्होंने ये बात कही थी, शायद वो वाटर्स टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त मैंने बड़े खुल के कहा था कि ये उनकी अपनी विचारधारा है, इसमें मेरा कोई समर्थन नहीं है। मैंने ये साफ साफ कहा था। ऐसा तो नहीं कि फैसल को भी ये समझ में आ गया है कि वो मुसलमान है और कांग्रेस तो उनको टिकट देगी नहीं, जैसा आपने कहा? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस मुसलमान को टिकट नहीं देगी, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के नैरेटिव में फंस रही है और मैं चाहती हूँ कि जैसे पहले कांग्रेस पार्टी खुल के
राजनीति करती थी वैसे ही करना चाहिए। बीजेपी के षड्यंत्र में फंसना नहीं चाहिए। अगर मोदी जी सदन में खड़े रह के कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी है, या फिर चुनाव के मंच में जाके मंगलसूत्र और भैंस और इसकी टोपी इसके सर, जो भी मतलब जो बातें करते हैं, मुसलमान, मटन, महिला, मंगलसूत्र, तो इस चीज़ से कांग्रेस को डरना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने अगर मुसलमानों का साथ दिया है आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक, तो खुल के देना चाहिए, बीजेपी के नैरेटिव में ना फंसे। तो मुसलमानों का साथ खुल के देना, बीजेपी के नैरेटिव में ना फंसना, बावजूद इसके वो खुलकर हिंदुत्व के भी तो साथ नहीं आ पा रहे। नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कभी भेदभाव नहीं किया है। मैं यही बोल रही हूँ कि ये नैरेटिव जो है पिछले 10-12 सालों में कुछ ज़्यादा हो गया है, और चुनाव के वक्त खास करके। आज आप मुझे ये बताइए कि इतना इशू क्यों बनता है? आप भारत, अभी आपने वंदे मातरम की बात करी, भारत माता की जय पे इतना इशू बनता है, जय श्री राम पे इतना इशू बनता है, अल्लाह अकबर पे इतना इशू बनता है, बट हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये इंडिया दैट इज़ भारत। संविधान ने सबको एक बराबर का हक दिया है। 600 से ऊपर हमारे पास भाषाएं हैं, इतने राज्य हैं, कल्चर इतना अलग है। आप थोड़ी थोड़ी दूर जाएंगे तो कल्चर चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम हिजाब पे कंट्रोवर्सी करते हैं, घूंघट की बात क्यों नहीं करते? मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ, सबका अपना अपना कल्चर है और सबको अपना अपना हक है कि अपने तरीके से जी सके। आज मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपके घर में क्या बनना चाहिए, ठीक बात, ठीक है ना, बट आज कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हर चीज़ पे इशू बनता है। ऐसा क्यों? मीडिया भी डिबेट करी, मतलब और प्रेसिंग इश्यूज को छोड़ के। परसों मैंने टेलीविजन पे देखा, आप ये डिस्कस कर रहे हो कि बाबर बाइसेक्सुअल था कि नहीं, उसका आज के ज़माने में क्या रेलेवेंस है मुझे बताइए। औरंगजेब की कब्र खोद के इधर से उधर शिफ्ट कर दे, क्या रेलेवेंस है? जो मर गए वो मर गए, उन्हें जाने दें, चाहे इज्जत से हो, जो हो, वो आपकी मर्जी है। पर इन चीज़ों को इश्यूज क्यों बनाया जा रहा है? आज हम बोल रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर कंटामिनेटेड वाटर का इशू आपने देखा है। हर थोड़ी देर में महिला रेप हो रही है, बच्चे रेप हो रहे हैं, इतने इश्यूज हैं। मिड डे मील्स, स्कूल्स पूरे देश भर में बंद किए जा रहे हैं। ये मुद्दे कांग्रेस क्यों नहीं फिर उठाती है? सदन नहीं अगर चल रहा है, आप ये बताइए, कांग्रेस जब ये अभी ट्रेड डील है, कांग्रेस जब ये मुद्दे उठाती है तो आप वंदे मातरम पे डिबेट करते हैं। कांग्रेस जब ये मुद्दे उठाती है तो आप मुस्लिम लीग पार्टी बना देते हैं। तो करे तो क्या करे? आप बोल रहे हैं डेडलॉक आता है पार्लियामेंट में, सदन पे आप नहीं बात कर सकते। अच्छा, बाहर एक लाइन बोल दी, अभी फिर वापस आऊंगी वंदे मातरम पे। एक मुसलमान नेता ने अगर वंदे मातरम के खिलाफ बोल दिया तो ये पूरा नैरेटिव एक बन गया ना। एक भी मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं है जिसने वंदे मातरम का साइड लिया हो, आपको छोड़ के मुमताज। तो मुझे दूसरा नाम आप नहीं गिना पाएंगे। अच्छा, किसी बड़े लीडर का। देखिए, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी से लेके मेरी विचारधारा फिर मैं ये कहूंगी कि जिस दिन आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से उठकर, ठीक है, जनता के बारे में, समाज के बारे में सोचे, जिसकी वजह से आप राजनीति में आए हैं। आज आप राजनीति में आए तो आप राजा बन गए, सेवक नहीं है। तो मुझे तो यही पता है कि अगर आज मैं राजनीति में आती हूँ तो मेरा राजनीति में होने का फायदा आम जनता को होना चाहिए। आप आने वाली हैं राजनीति में? काइंड ऑफ तो हूँ। अब देखते हैं, मतलब अगर आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करें तो आई डोंट नो आगे जाके क्या स्टोर में है, पर बिल्कुल कोशिश क्या कर रही हैं आप? नहीं, कोशिश तो मैं बिल्कुल ये कर रही हूँ कि आज मेरी आवाज़ अगर बुलंद होती है तो मैं जनता के लिए सही इश्यूज रेज करूंगी, अपनी आवाज़ उठाऊंगी, और जहाँ जहाँ उससे जनता का कोई भला हो, फायदा हो, बिल्कुल करूंगी। मंच कौन सा होगा? मंच आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बात पूरे देश में तो जाएगी ना। हाँ, तो कांग्रेस देगी आपको? बिल्कुल कांग्रेस देती है, क्यों नहीं। मैं कांग्रेस के बिहाफ पे भी टेलीविजन पे जाती हूँ, मैं स्टेटमेंट्स देती हूँ, और हूँ तो मैं कांग्रेस से। आप मुझे कांग्रेस से तो जुदा नहीं कर सकते ना। तो आज जो मैं बोल रही हूँ, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग लाइक अ कांग्रेसमैन। कांग्रेसी होने के बाद आप जो जुर्रत करती हैं वक्त वक्त पे आईना दिखाते रहने की, जो बड़े बड़े नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस में, उसके बाद आपको जो जगह मिलनी चाहिए वो मिलेगी? ये मेरा जो है ना प्रेम है,
कांग्रेस की विचारधारा के साथ कि अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि अगर मेरे बोलने से आज नहीं कल कुछ थोड़ा सा भी बदलाव आ सकता है, हाँ। तो दिस इज़ माई ड्यूटी एंड माई सर्विस टुवर्ड्स द आएगा पार्टी। बदलाव? क्यों नहीं आएगा? स्मॉल स्टेप्स ऑलवेज मेक अ बिग मूवमेंट। कहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है? पहुंचेगी, धीरे 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 आवाज़ सब जगह पहुंचेगी, ना ही मेरी, और हो सकता है मेरे साथ साथ और लोग भी बोलेंगे, बोलते हैं। पर यही मैंने कहा कि देखिए, आज आपने कहा कि किसी मुसलमान नेता ने नहीं बोला है, शायद वोट बैंक की वजह से डर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में मेरी तरह भी सोचने वाले लोग अगर कुछ नहीं बोल रहे तो शायद उनको लगता है कि उनकी पद छीन ली जाएगी। तो मैं इसलिए डट के बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। पता नहीं, जिस दिन पद मिल गया उस दिन मुमताज नहीं, भी बोलना बंद कर मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरीके की हूँ कि मैं इस बात से डरूं कि मुझसे कुछ छीन लिया जाएगा, क्योंकि जो मैं फील करती हूँ वो मैं हमेशा खुल के बोलती हूँ। जिस कांग्रेस को आपके पिता ने सींचा, ये शब्द मुझे लगता नहीं है कि मैं गलत बोल रही हूँ जी। आपके पिता ने जिस पार्टी को सींचा है वहीं पर आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची है आपको कैसे नहीं मालूम? नहीं, मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना। आज आप अगर मुझे यहाँ पे आपने बुलाया है और आप मुझसे बात कर रही हैं तो इसलिए कर रही हैं कि मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंच रही होगी, तभी आपने मुझे इतना काबिल समझा कि आप मुझसे बात करें। ठीक बात। आपके सामने जवाब है ये तो। आपकी बिहार चुनाव के बाद जो जी। आपका ट्वीट था, जी। मैं स्क्रीन पर वो ट्वीट चला दूंगी, बड़ा जी। लंबा वो ट्वीट था। जी। उसके बाद क्या राहुल गांधी ने उस ट्वीट पर बात की, प्रियंका गांधी ने बात की, सोनिया गांधी ने बात की? नहीं, आई थिंक पूरी मीडिया ने बात करी और पूरे देश भर ने बात करी। हाँ। पर मैं कहीं बाहर गई थी और मैं घर आई और मैंने टेलीविज़न चैनल ऑन किया। पता था थोड़ा बहुत कि रुझान किस तरीके से चल रहे हैं, बट जब मैं आई घर में बैठी एक कप चाय लेकर और देखा कि क्या चल रहा है, तो ये जो ट्वीट निकला ना, ये दिल से निकला। अगर आप देखेंगे भी तो ये बड़ा मतलब कैजुअल तरीके से, लेकिन जो मैंने बोला वो गलत नहीं बोला। जो नाम तब थे आज भी वही नाम हैं जो अगले चुनाव में फैसले लेंगे, जो अगले चुनाव में इन्वॉल्व होंगे। तो अकाउंटेबिलिटी पता नहीं है कि नहीं। देखिए, मैं तो नहीं बैठती हूँ CWC में, मैं नहीं बैठती हूँ मीटिंग्स में, तो मुझे आइडिया नहीं है। पर जो हम देख रहे हैं वही कुछ गिने चुने लोग हैं, वही लोग हैं जिनको बार बार रिवॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ? अगर इतने चुनाव हम हार गए हैं, हेड्स शुड रोल ना। बिल्कुल। इतना तो मुझे लगता है अगर इंडियन क्रिकेट टीम भी अगर लगातार चुनाव हारती जाए, मैच हारती जाए, तो जो हमारा लीडर रहेगा, जो कैप्टन रहेगा, उसे बदल दिया जाएगा, शायद चयन समिति को बदल दिया जाएगा। 100%। बट देखिए, इतने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बट साइलेंट हो गए अब, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये एक सवाल मेरे मन में उठता है कि जब पार्टी इतने क्राइसिस से चल रही है, जब हम इतने चुनाव हार रहे हैं और हम एक ऐसे ओपोनेंट के साथ लड़ रहे हैं जो इतने ताकतवर हैं, जिन्होंने सब कुछ कब्जा करके मैं बिल्कुल राहुल जी की थ्योरी में बिलीव करती हूँ कि वोट चोरी हो रहा है। अभी जो SIR की प्रक्रिया चल रही है देश भर में, हाँ। गुजरात से अभी आई हूँ मैं 2 दिन पहले, और जो घपले हुए हैं वोटर लिस्ट में, मेरी बहन है जो कि कज़न सिस्टर जो कि सरपंच है पास के गांव की, उसके नाम पे वो डाला हुआ है, ऑब्जेक्शन डाला हुआ है। 10 वर्ष सरपंच रह चुकी है। अब सोचिए कि ये तो नोन नाम है, ऐसे इतने लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट में से हटाया जा रहा है। तो ये क्या हो क्या रहा है? पर लोग तो यही पूछते हैं ना कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तब SIR का मुद्दा नहीं होता है। SIR जहाँ आप चुनाव हारते हैं आप कह देते हैं कि EVM खराब है, SIR, वोट चोरी। कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना। ये तो मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ इसकी वजह से हार रहे हैं, बट इसका ये जो प्रोसेस चल रहा है, इट्स लाइक आप टेस्ट कर रहे हो कि हाउ मच यू कैन गेट अवे विद। आपने एक जगह SIR में अगर कुछ गड़बड़ करी, उसके बाद आप जीते, फिर नेक्स्ट स्टेट में करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेट में करेंगे, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज़ फ्री एंड फेयर। आप ये देखिए, आचार सेतु लगता है, उसके बाद प्रधानमंत्री जाके जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कितनी अनाउंसमेंट्स कराते हैं। इज़ दैट लीगली अलाउड? नहीं। चुनाव आयोग देख रहा है। हाँ, तो फिर चुनाव आयोग
कुछ कर तो नहीं रहा है ना, लड़ाई किस बात की, यही तो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग चुप क्यों है हमेशा। आप चुनाव आयोग की एक तरफ बात करिए, आप लोकसभा स्पीकर की एक तरफ बात करिए, मोदी जी बोल रहे हो तो किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने कुछ भी बोल दिया, और आपने गांधी को चोर बोल दिया, आपने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बोलते, यहाँ पे राहुल जी एक शब्द बोलेंगे नो नो नो, मतलब आप खुद ही देखिए ना हो क्या रहा है। अच्छा, पब्लिक को दिख रहा है ये, मैं यहाँ पार्किंग वालों से बात करूँ, मैं कहीं जाऊँ, बोल रहे हैं राहुल जी को तो बोलने दे ही नहीं रहे हैं, अब पब्लिक को दिख रहा है ये, पहले नहीं दिखता था, अब दिख रहा है कि कितना ओपन बायस है। एजेंसीज ले लें आप, चुनाव आयोग को ले लें आप, लोकसभा स्पीकर को ले लें, किसी और मीडिया को भी ले लें फॉर दैट पब्लिक मैटर। को दिख रहा होता, अगर पब्लिक को एसआईआर का मुद्दा समझ आया होता अगर, तो बिहार चुनाव क्यों हारता विपक्ष? नहीं देखिए, कुछ ऑफ कोर्स फ्लॉज हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, हो सकता है जो यात्रा हम लोगों ने करी थी, कांग्रेस पार्टी ने करी थी, वो थोड़ी जल्दी कर दी, उसके बाद मोमेंटम वो नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपने सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में डिले किया, एक तो ये भी प्रॉब्लम है हमारी पार्टी में कि आप डिसीजंस बहुत लास्ट मिनट पे लेते हो। अगर आप 5 दिन पहले डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी लड़ रही है, तो तैयारी का क्या टाइम मिलेगा। अगर आज मुझे बोलेंगे कैंपेन करने जाओ चुनाव से 2 दिन पहले, मैं सिर्फ जाके किसी सभा में भाषण नहीं देना चाहती ना, ये चीज़ प्लानिंग लंबी होनी चाहिए कि आप पहले से तैयारी करें, आप घर घर जाएं, आप लोगों से इंटरैक्ट कर पाएं, आप उनके मुद्दे समझ पाएं। आप जब तक आपकी पार्टी क्या नहीं कर सकती समझा नहीं पाएंगे, लोग आपको वोट क्यों करेंगे। नैरेटिव तो जो मोटा मोटा बाहर से दिख रहा है वो तो वन साइडेड नैरेटिव है, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम लोगों तक अपना, देखिए अगर मीडिया हमारे आवाज़ नहीं पहुंचा रही है लोगों तक, हमें खुद जाना पड़ेगा ना। उसके लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए, जिसके बारे में ही मैं बार बार बोलती हूँ दैट वी हैव टू गेट मोर ऑर्गेनाइज, क्योंकि वी आर फाइटिंग एन ओपोनेंट लाइक द बीजेपी, जो कि 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। आज एक राज्य में चुनाव खत्म नहीं है, वो दूसरे राज्य की तैयारी शुरू कर देती है, और हम लोग जो हैं वो लास्ट मिनट तक कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते। तो ये फ्लॉ तो है ही ना, इसकी वजह से भी ये देरी क्यों होती है, और वो जो सारी कमियां मुमताज को दिखाई दे रही हैं कि कांग्रेस क्यों हार रही है, वो कांग्रेस कैसे नहीं देख पा रही। यही सवाल तो मैं भी पूछ रही हूँ। हाँ, ये सवाल मैं भी पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे किससे नहीं पूछा पता आपने? नहीं, मैं तो खुल के पब्लिक में पूछती हूँ ये कि भाई चल क्या रहा है। और हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर से जीते, फिर से सरकार बनाए। हमारे पास एक से एक बढ़िया नेता है, एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी विचारधारा के लोग हैं। हम उनका आई थिंक उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और उनका हक भी बनता है कि वो जनता के हक में सही फैसले कर पाए, सरकार चला पाए। पर वी आर लूजिंग आउट बिकॉज थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग हमारी गलत हो रही है। कौन कर रहा है ये गलती? अब ये मैं तो नहीं बोल सकती, अब जितना मैं जानती हूँ जब तक मेरे फादर थे तो एक सिस्टम चलता था, अब उनके बाद मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है। तब क्या और ये सब बोलते हैं कि अहमद भाई के बाद कोई सिस्टम बना नहीं है, सब अभी भी बोलते हैं। अभी एक हाल ही में रील वायरल हुआ था राजीव शुक्ला जी का श्वेता प्रकाश जी के साथ, यही कह रहे थे कि हाँ अहमद भाई, और ऐसे मैंने बहुत लोगों से बात करी, मैंने कहा सिस्टम क्या था, आपने यही पूछा। हाँ। तब तो हम राजनीति में नहीं थे, मैंने कहा सिस्टम क्या था तब और अब क्यों नहीं हो रहा, तो कहते अहमद भाई ही सिस्टम थे। वो सिस्टम तो कई लोगों ने देखा होगा। आपके घर कौन कौन बड़े नेता तब आते थे? सब कौन नहीं आता था, कौन नहीं आता था, बट वही मैं कह रही हूँ कि आई थिंक तब हमारी सोच भी अलग थी, क्योंकि उनको तो हम अंकल थे, हम बचपन से देखते आ रहे, तो हमने कभी उनको कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई उस तरीके से नहीं देखा हमने। तो कौन क्या करता था आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है कि हमारे घर के ऑफिस कम से कम 20 घंटे चलते थे। अगर कोई मिलना चाहता था मेरे फादर से तो किसी भी वक्त मिल सकता था। हमारा दफ्तर पाफ में, हमारे फादर का दफ्तर रात को 3 बजे 4 बजे तक चालू रहता था। आज अगर हम किसी को मिलने की कोशिश करें कांग्रेस पार्टी में, किसी के पास वक्त नहीं है, महीने महीने लग जाते हैं आपको, मतलब जो मेन लीडर्स हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट या टाइम नहीं मिलता है। तो जब तक आपके कार्यकर्ता, आपके दूसरे राज्यों के लीडर्स या आपके छोटे लीडर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो आप तक मैसेज कैसे पहुंचेगा। मेरे फादर के वक्त
आई थिंक कान और आँख खुले रखते थे, तभी उनको पता था कि अगर आज पंचायत के चुनाव हैं तो इस बंदे को अगर हम डिसीजन मेकिंग पावर दें तो वो सही लोगों को चुन के लाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो एक ईयर टू द ग्राउंड होता था। आज मुझे नहीं पता कि ईयर टू द ग्राउंड है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे लगता है कि एक ऊपर बबल में ही डिसीजंस लिए जाते हैं, नीचे से आवाज़ ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती है। मैं ये सिस्टम अगर थोड़ा सा और आपसे समझना चाहूँ, जिस समय आपके पिताजी अहमद पटेल जी थे, उस समय उनके रहते हुए कोई सोनिया गांधी से मिल सकता था? बिल्कुल, ऑफ कोर्स मिलते और मिलती थी। अब तो खैर चलिए उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो उन्होंने बहुत कम कर दिया मिलने के लिए, पर 100%। लेकिन दूसरा जो मुझे समझ आया है पिछले 4-5 साल में उनके जाने के बाद, कि लोगों को लगता था, लोग मतलब मैं बात करूंगी चाहे कॉर्पोरेट्स की बात करूं, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करूं, चाहे बड़े नेताओं की भी बात करूं, उनको लगता था कि चलिए कोई बात नहीं, अगर हम गांधी परिवार में से किसी को नहीं मिल पाए और अहमद भाई को मिल लिए तो कम से कम हमारी बात पहुंच गई और कुछ ना कुछ इसका आउटकम निकलेगा। तो एक उनको तसल्ली होती थी कि नो प्रॉब्लम, अहमद पटेल तक बात पहुंच गई है एंड अहमद भाई कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो उनमें ना एक आई थिंक उनका एक पर्सनल टच होता था, जो कि मैंने हमेशा देखा है कि अगर किसी को टिकट ना भी मिली, किसी को कोई पद ना मिला, कोई मायूस होकर भी आता होगा तो बस कंधे पे हाथ थपथपाते थे, उनको एक तरीके का रीअश्योरेंस देते थे कि डोंट वरी, आप मेरे जहन में हैं, कुछ ना कुछ होगा, और आगे हमेशा कुछ ना कुछ कर देते। तो वो हमेशा मायूस इंसान जो है ना वो खुश होके जाता था। तो ये चीज़ थी। आज अब कंधा थपथपाने वाला कोई नहीं, आज पूरे देश भर में अगर मैं जाऊं तो लोग ये बोलते हैं हमारे को दिल्ली आने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम किससे मिले दिल्ली आकर। देखिए, अनलेस कोई मीटिंग सेट करी हो, पर वो जो पहले जैसे आ जाते थे कि दिल्ली आ गए, 2 दिन अहमद भाई के यहाँ पे आएंगे, जाएंगे, घूमेंगे, 50 लोगों को उनके दफ्तर में मिलेंगे, कह रहे अब हमारे पास कोई जगह नहीं है कि हम दिल्ली आए, तो हमारा मन नहीं करता। ऐसे वो लोग सब इतने बिजी हैं, कहाँ सबको मिलते होंगे। महीने भर के बाद नंबर आता है अगर खड़गे जी से मिलना है तो। अभी उनका ऑफिस किसको मिलता है किसको नहीं मिलता, बट ज़्यादातर जो लोग हैं जो पहले जैसे आ जाते थे पूरी डेलीगेशन लेकर, इतनी भीड़ लेकर, और अलग अलग स्टेट से, आज बहुत लोगों को मैं मिलती हूँ और बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं और बोलते हैं आपसे मिलना है, और मैं हमेशा उनको कहती हूँ, मैंने कहा मुझसे मिल के क्या करेंगे आप, मैं मतलब मेरा कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कोई डिसीजन मेकिंग में हो नहीं, कर्टसी में ठीक है बट कितना। तो कहते नहीं, अहमद भाई से मिलते थे तो बस हमको आपसे आके सिर्फ मिलना है, हमें लगता है कि अब दिल्ली में कोई नहीं है हमारा। राहुल गांधी से मिलना हो तो कितना समय लगेगा? मैं ही नहीं मिली हूँ, कितने साल हो गए। आप राहुल गांधी से नहीं मिली? मतलब मिलती हूँ, जैसे कभी कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो। पर्सनली मैं मिली थी किसी रेस्टोरेंट में, उनको डिनर कर रहे थे, या फिर अगर किसी प्रोग्राम में, हाँ किसी रैली में, वो एक अलग चीज़ है। भारत जोड़ो में साथ चले थे, वो अलग बात है, बट ये 1-on-1 मीटिंग तो नहीं करी। प्रियंका गांधी, उनसे मुलाकात हो जाती है। कब लास्ट टाइम कब मिली? आई थिंक 6 महीने पहले मिली थी। 1-on-1 मीटिंग? जी जी जी, 1-on-1। क्या बात हुई? मिसेस नहीं, उनसे ये पर्सनल, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये पर्सनल बात है। मिसेस गांधी से भी मुलाकात होती है, वो टच में रहते हैं, तो बट उनसे कभी मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करी है। कभी कुछ पर्सनल इशू होता है, कुछ है, तो उसके रिलेटेड मैं बात क्योंकि प्रियंका गांधी तो वो लेडी है जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाली विचारधारा। हाँ, तो उनसे मैं खुल के बात करती हूँ और उनसे मैं पर्सनल कैपेसिटी में बात करती हूँ, नॉट एज एनीबडी इन पॉलिटिक्स। पर ऐसा लगता नहीं कि अब मुलाकात हो ही गई है तो लाओ लगे हाथ बता ही दे कि कांग्रेस में ये चल रहा है, देख लो, ठीक कर लो। आई थिंक वो सुन ही रहे होंगे जगह जगह जब मैं बोल देती हूँ तो। हाँ। पर नहीं, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक पता तो है कि क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। नहीं, मैं बोल देती हूँ। मैं कभी बस मुझे लगता है तो मैं मैसेज भी कर देती हूँ, मैं खुल के बोल देती हूँ। उधर से भी जवाब आता है? आ जाता है जवाब, आता है। प्रियंका गांधी को मैसेज करती हैं, राहुल गांधी को? दोनों को करती हूँ। और वो रिप्लाई देते हैं? जी जी जी। तो फिर तो अब तक समाधान हो गया होता बात का। नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। हाँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हुई है। नहीं, आपने ये जरूर बताया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कांग्रेस क्यों हार रही है, कहाँ देखने की जरूरत है एक बहन के तौर पे। बट मेरी उतनी हैसियत थोड़ी है कि मैं बोलूंगी, और ये मतलब आई एम जस्ट अ न्यूबी इन द पार्टी। ऐसे इतने धुरंधर सीनियर लीडर्स हैं, उनकी बात सुनेंगे या मेरी बात सुनेंगे? आपकी बात सुनेंगे।
अब सुनेंगे और उनको लगेगा कुछ सही है तो शायद उस पर। पार्टी में तो सबकी उतनी अहमियत होती होगी, चाहे वो कार्यकर्ता है और चाहे वो राहुल गांधी है, होना होनी चाहिए, होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए, यही कहूँगी। ये मेरी ये सोच है कि खास करके जो कार्यकर्ता है और जो छोटे कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी स्तर पे बूथ लेवल पे हमारे लिए काम करते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, रैलीज़ होते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, जो घर घर तक पहुंचते हैं, आई थिंक उनको जो अहमियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। वो मिलनी चाहिए जिस दिन उनके कंधे पर या उनके सर पे हमने हाथ रख दिया तो पार्टी फिर से मजबूत हो जाएगी। एक ज़माना होता था इंदिरा जी के टाइम पे, पहले सेवा दल, जैसे अभी आप आरएसएस की शाखा देखते हैं, सेवा दल निकलती थी, ज़मीनी स्तर पे जाती थी, तो वो पब्लिक कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट हम खो देते हैं। ठीक है, हम लोग ये बिग टिकट रैली कर लेते हैं, सभा कर लेते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर वो फिर जैसा आपने पूछा कि वोट में क्यों नहीं तब्दील होता है, इट डजंट ट्रांसलेट ऑन टू द बैलेट बॉक्स। तो वो इसलिए क्योंकि हमारी बात डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है। और मैं अपने लेवल पे, आपने मुझे पूछा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मैं अपने लेवल पे अगर जनता से सीधा जुड़ सकती हूँ, जो कि मैं जुड़ती हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट मिल के हो, सोशल मीडिया के माध्यम पे हो या फिर मीडिया के माध्यम से हो, मैं अपना टाइम जो है लगाती हूँ मोस्टली सीधा जनता से वार्तालाप करने में। मैं पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं रोज़ जाऊँ किसी नेता के यहाँ, मैं किसी से मिलूँ, मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँ, मैं उनका समर्थन लेने की कोशिश करूँ। मेरे लिए जनता का समर्थन ज़्यादा ज़रूरी है किसी नेता के समर्थन से। मुझे पता है पॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करता है, शायद इस वजह से मैं बिल्कुल फेल भी हो जाऊँ, पर फिर भी मुझे लगता है पॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करती क्योंकि आप यू आर लॉयल टू द वन बॉस ऑन टॉप ऑफ यू। जब तक वो बॉस आपके ऊपर है और उनका आशीर्वाद आपके सर पे है, आप बढ़ते जाएंगे। जिस दिन उन बॉस का नंबर कटा तो साथ साथ आप भी सीढ़ी से नीचे गिरोगे। मैं वैसे ये मान के चल रही हूँ कि सोनिया गांधी का तो आशीर्वाद आपको जरूर होगा। नहीं, आशीर्वाद ऑफ कोर्स है, बट मेरा कहना ये है कि मैंने जो देखा है राजनीति में, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ओवरऑल पिक्चर की बात कर रही हूँ कि आप अगर आना चाहते हैं राजनीति में, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप 80% या 90% वक्त जो है ज़ायर, मैं वर्ड बोलूँगी ज़ायर करते हैं बस किसी ना किसी की नज़र में आने के लिए, किसी ना किसी को खुश करने के लिए कि भाई इनका आशीर्वाद अगर आ जाए तो हमारा नंबर आगे लगेगा। मेरे लिए वो 90% एफर्ट मुझे लगता है जनता की तरफ जाना चाहिए। आइडियल बात कर रही हूँ, बट फिर भी जब आप लोगों के बीच में जाते हैं और तब उनका प्रेम अपनी तरफ देखते हैं, उनकी इज्जत अपनी तरफ देखते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, तो आपको मन करता है कि आप कुछ कर पाए। तो मैं आई स्टिल प्रेफर कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम मेकिंग ब्राउनी पॉइंट्स। तो शायद इस वजह से मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन पब्लिक के बीच में मैं पास होना चाहती हूँ। और मुझे लगता है आप पास हो भी रही हैं। व्यूवर मेरे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे यहाँ पर। अब मुझे आप ये बताएं, प्रियंका गांधी की भी हमने चर्चा कर ली, राहुल गांधी की भी हमने चर्चा कर ली, दोनों को आप मैसेज भी करती हैं, दोनों तरफ से रिप्लाई भी आता है। प्रियंका गांधी अब एक्टिव पॉलिटिक्स पे भी उतर चुकी हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी जो उन्होंने पार्लियामेंट में पिछले सेशन में बात रखी थी, जहाँ पे भी मैं जाती थी, इवन हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सब की ज़ुबान पे उनकी चर्चा चल रही थी। और जो यंगर क्राउड है, मेरे बच्चे जेन जी जैसे कहते हैं, उनको बोलते हैं, तो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जान पहचान के जितने लोग हैं, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट प्रियंका गांधी और एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी। तो नीचे के यंगर जनरेशन में ज़रूर फ़र्क है और बहुत स्मार्ट है ये जनरेशन। इनको दिख रहा है कि बीजेपी ने सोसाइटी के साथ क्या किया है, एंड दे आर वेटिंग फॉर चेंज। क्या किया है बीजेपी ने? नहीं, जो ये सोसाइटी डिवाइड हुई है, एक सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय किया गया है, उस चीज़ में ये नई जनरेशन बिलीव नहीं करती। दे वांट रिजल्ट्स, दे वांट गुड life in India, they want education, they want good civic sense, they want good roads, they want good facilities। और उनको दिख रहा है कि इन सब की जगह पे आपको सिर्फ मिल रहा है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान ऐसे हैं, घुसपैठियाँ यहाँ आ गए। मैं तो घुसपैठियों की बात करते, इतना बड़ा मुद्दा
सॉरी डाइवर्ट कर रही हूँ, नहीं। हाँ, आप बॉर्डर्स क्यों नहीं सेफ रख रहे हैं? घुस कैसे रहे हैं? पहली बात तो ये आप बोल रहे हैं घुसपैठियों को निकालो, घुस क्यों रहे हैं? इतनी 56 इंच की सरकार है, इतना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, आप मतलब नेशनल सिक्योरिटी पे इतना बजट यूज़ करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? उनका कहना है ये सारे जितने घुसपैठिया आए हैं जी, ये ममता दीदी के राज में आए हैं, ये कांग्रेस के राज में आए हैं, हम तो उनको हटाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम कानून लेके आ रहे हैं। 12 वर्ष हो गए ना, 12 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। 12 साल में आपने ये तो अभी जो ये कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, अगर कोरोना होता 2021 में तो यही सब 2021 में कर चुके होते और अपनी सरकार बनाई होती। 2021 में फेल हो गई ममता दीदी आगे निकल गई, हाँ। तो अभी इस बार इनका पूरा वंदे मातरम से शुरू किया, घुसपैठियों से शुरू किया। अब देखिए क्या सड़कों पे कत्लेआम होगा बंगाल इलेक्शन में। बिल्कुल लगता तो ऐसा, अगर हो गया तो एडवांटेज बीजेपी है, और अगर इसमें करने में फेल हो गए तो एडवांटेज ममता दी है। आपने बंगाल इलेक्शन में बीजेपी का नाम लिया, ममता दीदी का नाम लिया, कांग्रेस कहाँ है? अब देखिए, लेट्स कॉल अ स्पेड। अभी कांग्रेस वेस्ट बंगाल में तो इस वक्त रेलेवेंस उस तरीके से नहीं है। फिर से नीचे से ही आपको काम शुरू करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, पर जहाँ जहाँ आपने स्पेस लूज़ करी है टू अ रीजनल पार्टी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वापस आने के लिए। आपने बिहार में देख लिया, मतलब हम एक सेकंड फिडल बन के रह गए थे आरजेडी को। अगर हमने, अब तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं, डीएमके और इनके साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, पर अगर हमें वापस ये सब राज्यों में जीतना, अब यूपी की बात करें, अच्छी गठबंधन हुई थी अखिलेश जी के साथ, पर फिर भी सपा की बात करते, वहाँ पे बीजेपी की बात करते, तो वी हैव टू ऑल्सो नाउ स्टार्ट इमर्जिंग एज द मेन नेशनल पार्टी। है तो हम सबसे बड़ी नेशनल पार्टी, तो हम क्यों अपना स्पेस बार बार रीजनल पार्टीज को सीड कर देते, और जहाँ हमने कर दिया वहाँ पे वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक फोकस फिर से करना पड़ेगा कि ज़मीनी स्तर पे किस तरीके से मजबूत हो सके, और उसके लिए अभी राहुल जी ने बात तो करी थी डिसेंट्रलाइजेशन की, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से एम्पावर करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन जितना दिख रहा है अभी, अब मैं गुजरात की भी बात करूँगी, तो कहीं ना कहीं डिसीजन फिर भी सेंट्रल लीडरशिप से ही आती है, तो फिर किस बात का डिसेंट्रलाइजेशन? आप ये कह रही हैं कि हमें हमारे जो सहयोगी दल हैं राज्य में, जिन्हें हम कहते हैं, या इंडिया अलायंस है, उसके साथ कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, इंडिया अलायंस तो नीड ऑफ द आवर है अभी, क्योंकि हम मतलब बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं, तो सब विपक्ष के साथ में आना है, क्योंकि वॉट एवर यू से 60% वोट शेयर देश में होने के बावजूद भी हमारा वोट शेयर बटा हुआ है। आप ये देखिए कि 60% देशवासी अभी भी बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेट्स पुट इट दैट वे, मतलब 60% हिंदुस्तानी बीजेपी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो 60% जो है वो डिवाइड हुआ है, तो इस वजह से साथ में तो आना पड़ रहा है। बट मैं एक कांग्रेसी होने के नाते बोल रही हूँ कि आगे चल के कांग्रेस पार्टी को फिर से उसी लेवल पे अगर आना है जैसे कि थे 60 साल में, और जिस तरीके से उन्होंने मतलब देश को संभाला, उसके लिए ग्राउंड से मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज मैं सुबह, पता नहीं कल की स्टेटमेंट थी कि आज की, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात सुन रही थी, वो इमरान मसूद जी को कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर कि भाई सबको जोड़ो साथ में। तो मैं यही कहूँगी, बिल्कुल आज जितने लोग हैं जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, जितने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं, मेरी बात करूँ और कार्यकर्ताओं की बात करूँ, कितने हैं, हम सबको काम पे लगा दें। आप पद गरिमा इस सब की बात नहीं है, सही प्लानिंग और सही एग्जीक्यूशन की बात है कि हम सबको ऑन द जॉब डाल दें। पूरी पार्टी साथ मिलकर मेहनत करेगी तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। आपने कहा कि राज्य में हम जो छोटे दलों का साथ देते हैं वो नहीं देके कांग्रेस को अकेले खड़े होना चाहिए। हम छोटे दलों का साथ, छोटे दल नहीं है, देखिए राज्य के दल हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी सरकारें चलाई हैं। आज बंगाल में ममता दी की बात करें, आप यूपी में अखिलेश जी की बात करें, आप डीएमके की बात करें, देव रन सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स, तो उनका समर्थन तो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो हमें भी वापस अपने आप को मजबूत करना होगा ना। तो आपके पिताजी की जो सीट रही भरूच, जी, वो आम आदमी पार्टी को देना, जी, पहली बात जी,
दो सवाल इसमें मेरा है। पहला, क्या भरूच सीट जो कि अहमद पटेल की सीट थी उसकी अहमियत कांग्रेस के लिए क्या नहीं थी जो आम आदमी पार्टी को दे दी गई? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी को वो सीट देने के बाद भी वो सीट आप हार जाते हैं और जीतती बीजेपी ही है, तो ना खुदा मिला ना बिसाले सनम। इससे तो आपने नहीं ही दी होती, वो सीट आपके पास होती, कम से कम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो था उसका मनोबल कम से कम मजबूत होता। तो ये मैं बहुत इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। भरूच हॉट सीट बन गई थी लोकसभा चुनाव से 6 महीना पहले ही, और मुझे दिख रहा था काफ़ी वक्त से कि कुछ तो चल रहा है, और आम आदमी पार्टी के साथ कोई ना कोई नेगोशिएशन ऑलरेडी गोइंग ऑन है। वो नीचे के लेवल से थी, वो ऊपर के लेवल से नहीं थी। पहली बात मैं ये क्लियर करूँगी। इतना डिले जो हुआ था अलायंस होने में और ये सीट की अनाउंसमेंट करने में, आपने तो शायद उस टाइम देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत पहले, मतलब इंडिया अलायंस की नेगोशिएशन होने से पहले ही भरूच सीट का कैंडिडेट अनाउंस करके चले गए थे। मतलब पहली सीट थी गुजरात की जिसमें जो जनवरी 2024 से कैंडिडेट अनाउंस था। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमने एज अ लार्जर पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बुली करने दिया कि नेगोशिएशन और इंडिया अलायंस से पहले ही आपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। दूसरा, मेरी लड़ाई इस बात की नहीं थी। जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा कि ये सीट सिनोनिमस थी अहमद पटेल से। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा जीते वहाँ से, और उसके बाद ठीक है 2 बार हारे और उसके बाद लड़े नहीं, पर राज्यसभा से सांसद थे और भरूच के लिए काम करते थे। तो भरूच के पास एक बीजेपी सांसद ज़रूर था, लेकिन एक कांग्रेस सांसद भी थे अहमद पटेल, चाहे राज्यसभा से थे। तो पार्लियामेंट में तो रिप्रेजेंट भरूच को कांग्रेस पार्टी कर ही रही थी। उस हिसाब से इट वाज सिनोनिमस टू अहमद पटेल। मेरी लड़ाई इस बात की थी कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, गठबंधन ज़रूर हो, लाइक आई सेड इंडिया अलायंस नीड ऑफ द आवर थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वो सीट लड़नी चाहिए थी। इस बात मैंने ये कभी नहीं लड़ाई करी कि मुझे लड़नी थी। मैंने तो तैयारी उस हिसाब से करी थी क्योंकि मेरा बायोडाटा मंगाया गया था। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ऑलरेडी 6 महीने पहले से एक बेस बनाना शुरू कर रही थी कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, आज मेरे फादर नहीं है तो मैं यहाँ पे कांग्रेस के लिए झंडा उठा के चलो, तो वो मैं कर रही थी। मैंने ना टिकट मांगी, मैंने किसी से भी नहीं बोला कि मुझे ही लड़ना है। मेरा बायोडाटा सामने से मंगाया गया, मेरा नाम गया था डिस्ट्रिक्ट से पीसीसी पर कि वी वांट हर एज द कैंडिडेट, जितना मुझे पता है। हाँ। और फिर वहाँ से एआईसीसी से मुझे बोला कि आपका बायोडाटा भेजें, जो कि मैंने भेज दिया। लेकिन जब ये सीट आम आदमी पार्टी को दी गई, मेरी टॉप लीडरशिप से जिस दिन अनाउंस हुआ था उससे एक दिन पहले भी बात हुई, और बाद में मुझे कहा गया कि इतना डिले इसीलिए भी हुआ था क्योंकि आप थे वहाँ पे, नहीं तो डिसीजन बहुत पहले ले लिया गया था। बुरा बहुत लगा मुझे, और मैंने ये बात जाके कही भी थी। मैंने तो कही, बाद में प्रधानमंत्री ने खुद मंच से कहा, मैंने मिसेस गांधी को जाके बोला, मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पहली बार आज़ादी के बाद और जब से हम वोट करते आए हैं, हमें कांग्रेस को वोट करने का कोई विकल्प ही नहीं होगा हमारी सीट पे। लेकिन फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमारा तो खैर है ही है, पर आप भी नई दिल्ली की सीट से कांग्रेस पार्टी को नहीं वोट कर पाएंगे, जो कि बात सही थी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। तो जिस सीट से राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी वोट करते हैं उस पे भी आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। और ये बात प्रधानमंत्री ने मज़े लेकर चुटकी से 2 बार गुजरात में मंच में कहा कि दिल्ली का परिवार और भरूच का परिवार इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट ही नहीं कर पाएगा। हाँ। तो बुरा लगा। कुछ सीटें ऐसी हैं, एंड जैसा आपने कहा कि इट वाज सिनोनिमस, पहली बार उनके डेथ के बाद नहीं जानी चाहिए थी आम आदमी पार्टी को। और मैंने तो तभी भी गठबंधन के लिए मना किया था। मैंने दिल्ली में भी बहुत ही वोकली हमेशा खुल के कहा था कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, चाहे हम हार भी रहे हों, लेकिन हम 3 टर्म दिल्ली
में सरकार शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में चलाई थी, ठीक बात। व्हाई शुड वी सीट स्पेस ऑल द टाइम? आज भी मिल भी क्या रहा है, क्या मिल रहा है? हासिल हो एग्जैक्टली क्या मिल रहा है? आप अगर मदद कर रहे हो तो आप आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं ना। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने किया क्या आपके साथ? धोखा धोखा धोखा। ठीक बात। बिहार में अगर कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ती तो इससे बुरा क्या ही नतीजा आ जाता। Exactly. यूपी में अकेले भी चुनाव अगर कांग्रेस लड़ लेती तो इससे बुरा क्या ही नतीजा हो जाता। एग्जैक्टली, बट कम से कम कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ता। आज इतने लोग हैं, अभी भरूच से आई हूँ मैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने आम आदमी, अपने लोग जितने आम आदमी पार्टी में गए थे उनको वापस लेकर आए। अब स्थानीय लोकल चुनाव होंगे, बढ़ रही है ना, बढ़ गए ना लोग, गांव के लोग बढ़ गए, कार्यकर्ता बढ़ गए। जो बीच में एक वो आ गया था, मतलब ब्रेक आ गया था कि चुनाव ही नहीं लड़े हम, उसकी वजह से जो लोग चित्तर बितर हुए, बहुत मुश्किल है वापस जोड़ना। इट्स नॉट इजी। और क्यों कर रहे हैं हमको अगर वापस जीतना है तो हमको हर सीट पे बेस फिर से बनाना पड़ेगा ना। ठीक बात। मैं मेरे व्यूवर्स से भी चाहती हूँ, खासकर अहमद पटेल को जो चाहने वाले हैं, वो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या आप भी इस बात के साथ हैं मुमताज़ की कि कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए और वापस से जीरो से जो शुरुआत की बात मुमताज़ कह रही, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार। अब मुझे आप ये बताएं कि बंगाल में क्योंकि चुनाव है तो केरला में भी है, तो तमिलनाडु में भी, लेकिन क्योंकि बंगाल पर इस वक्त सबकी नज़र है, तो वहाँ आपको क्या लगता है प्रदर्शन कैसा रहने वाला है कांग्रेस का? कांग्रेस के लिए तो देखिए मुश्किल है कहीं ना कहीं। अब इट्स अबाउट बीजेपी एंड टीएमसी, ये तो ओपन वो है। एंड पता नहीं, आई डोंट नो ममता दी किसी गठबंधन के मूड में होंगी नहीं होंगी। हाँ, तो नहीं होंगी मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक सो। हम तो हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि उनको राहुल गांधी को भाव देना बहुत ज़्यादा पसंद है। राजनीति है, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त आई थिंक असम ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। केरल है जहाँ पे चांसेस अच्छे हैं। तमिलनाडु में भी देखिए नेगोशिएशंस चालू हुई हैं। हाँ। बट बस मैं वही वापस होप करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि लास्ट मिनट तक ना छोड़ें जैसे बिहार में छोड़ दिया था, क्योंकि फिर नुकसान हमारा ही होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बदलनी, क्योंकि देखिए चालू तो सब कुछ बड़ी जोश में हो जाता है, उसके बाद फिर सब फिजल आउट एंड फिर वो लास्ट मिनट तक डिसीजंस डिले किस वजह से होता है ये मुझे नहीं पता। आई एम नॉट प्रिवी टू द इंटरनल पर्सनल वे ऑफ फंक्शनिंग। पर बाहर से जो हमें दिखता है कि चीज़ें अगर पहले से डिसाइड हो जाएं, कौन सी सीट पे कौन लड़ रहा है, अच्छा अगर आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुपचाप कान में बात भी डाल दें कि भाई आपने लड़ना है। हाँ। तो तैयारी तो करे। 10 दिन पहले क्या तैयारी करेगा चुनाव लड़ने के लिए? मैंने थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस ग्राउंड पे रहा था भरूच लोकसभा के टाइम पे, मैंने 10 दिन में 100 गाँव का एक प्रोग्राम बनाया था कि जो कि करना शुरू किया था। बट 10 डेज 100 विलेज, 2000 गाँव हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, 2000 इंसान कैसे कवर करेगा अनलेस एंड अनटिल इनको 6 महीना साल भर पहले ना पता हो। अरे 10 दिन तो आपने बहुत ज़्यादा बता दिया। मैंने ये भी देखा है कि कल नामांकन की तारीख है और आज भी नहीं मालूम है कि कौन है। मैं वही बोल रही हूँ कि मैंने लोकसभा चुनाव से 5 महीने पहले जब चालू किया था तो आई कवर्ड अबाउट 100 विलेजेस 10 दिन में। उसके बाद तो ये आम आदमी पार्टी और ये सब चालू ही हो गया था काफ़ी चीज़ें। पर आप सोचिए कि अगर मुझे 2000 गांव कवर करना पड़ता तो मुझे और कितने महीने लग जाते, और आपके पास टाइम कहाँ है ग्राउंड कवर करने के लिए? क्योंकि असम की आपने बात की, आपने कहा असम ज़्यादा इम्पोर्टेंट कांग्रेस के लिए है, केरला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए। नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब इट्स अ 2 वे फाइट एंड इधर भी गठबंधन स्ट्रॉन्ग है केरल में, तो कांग्रेस है मतलब फ्रेम है। हाँ। 7 फरवरी को असम बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथ में राइफल है। एक एआई वीडियो उसमें जोड़ा जाता है जिसमें बाकायदा टोपी पहने हुए जो मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर राइफल तानते हुए दिखाया गया। ये अलग बात है कि बहुत बवाल होने के बाद 8 तारीख को वो ट्वीट
डिलीट कर दिया जाता है। डैमेज वाज डन ना। हाँ, एंड इट बहुत बैड टेस्ट में था, खास करके देखिए कोई मीम कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो अलग बात है, बट ऑफिशियल हैंडल से इस तरह का विजुअल आना, मी एज अ मुस्लिम ऑल्सो, देखिए मैं कभी डिफ्रेंशिएट करती नहीं हूँ, और कभी हमारे फादर ने सिखाया भी नहीं। हम लोग चर्च भी जाके आए हैं, मंदिर भी जाके आए, जैसे मैंने कहा, लेकिन हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, नमाज पढ़ते हैं। आई बिलीव इन वन गॉड, अल्लाह। हाँ। किसी के सामने मैं माँ बाप को भी सजदा नहीं करूँगी, सिर्फ खुदा के लिए सजदा करूँगी। इस्लाम में आप माँ बाप के भी, जैसे कल्चर है कि आप पैर छूते हैं माँ बाप के, हाँ। इस्लाम में आप अगर सजदा करते हैं तो आप सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, आप माँ बाप के पैर भी नहीं छूते। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। माँ के पैर में जन्नत है बिल्कुल, लेकिन आप अगर सजदा करेंगे तो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए करेंगे। तो आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मैं बिल्कुल पूरे मतलब इस्लाम में यकीन रखती हूँ, प्राउडली मुस्लिम भी हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर रिलीजन, हर कल्चर को। आज अगर मैं आपके साथ आपके घर में किसी पूजा में बैठूंगी, इट्स माई रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर कल्चर, योर रिलीजन, एंड यही हमने सीखा है। अगर बट एज अ मुस्लिम ऑल्सो बुरा लगा, चाहे आप बोल दें कि ये बंदूक तानी गई थी घुसपैठियों की तरफ, पर पता चल रहा है कि नीयत क्या है। नीयत था सिर्फ ध्रुवीकरण, पोलराइज, डिवाइड। एंड आप क्या कर रहे हो फ़र्क, फिर अंग्रेज़ों में और आप में क्या फ़र्क था? जब वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, आज वही आप 70 साल बाद बीजेपी क्या कर रही है, डिवाइड एंड रूल। बुरा लगा था वो ट्वीट? ऑफ कोर्स बुरा लगा था, एंड बुरा इसलिए लगा था, देखिए हाउ डू आई पुट इट, लोगों के जहन में ये बात होती नहीं है जब तक आप खुरेद के डालो नहीं। हम लोग जिस इंडिया में ग्रो अप करे, अगर आप उसको एक अपर स्ट्राटा में भी कहेंगे, कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अगर आज मैं रमज़ान में रोज़ा रख रही हूँ और मैं कॉलेज या स्कूल जाती थी और मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी कि बस मेरे साथ थोड़ी देर घर चल लो क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी है, वो सब आ जाते थे। किसी के घर में पूजा होती थी तो दिवाली पूजा में जाके मैं बैठती थी। मतलब मैं एक ऐसे परिवार, पड़ोसी जो हमारे थे वो साउथ इंडियन थे, मेरी दिवाली तब से लेकर आज तक, अंकल आंटी तो गुजर चुके हैं बट उनका जो परिवार आज भी है, मैं आज तक दिवाली उनके साथ मनाती हूँ। तो हमारे घर में दिवाली पूजा होती है, हमारा पूरा जो स्टाफ है, हाँ। हमारे घर में उन्होंने मंदिर बना के रखा हुआ है। तो इट इज़ लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी कल्चर, जो कि होना चाहिए, क्योंकि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, यू नो। और जैसा कि मैंने कहा कि मुसलमान आके गए, अंग्रेज़ आके गए, जो भी आके गए, कभी हिंदू खतरे में नहीं हुए और साथ में मिलजुल के रहे हैं। अगर अकबर बादशाह ने जोधाबाई से शादी करी, अब हिस्ट्री में भी अगर वापस जाएंगे, देवर पॉलिटिकल अलायंसेस, बट वर्क किया ना ही कोई हिंदू बन गया, ना ही कोई मुसलमान बन गया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हालांकि जिस वक्त आप ये कह रही थी कि मैं आपके घर भी अगर कभी आऊँगी पूजा में तो मैं वहाँ पे बैठूंगी, ये अलग बात है कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, और स्पेशली दिवाली की जैसे आपने बात बताई कि आपके साउथ इंडियंस जो नेबर हैं उनके साथ आप आज भी मनाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस बात के ऊपर एक लाइक ज़रूर होना चाहिए मुमताज़ की। पर फिर दिल में एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मुमताज़ पूजा में बैठ सकती हैं तो फिर राहुल गांधी जो उसी धर्म के हैं वो क्यों नहीं अयोध्या जाते जब राम मंदिर का वहाँ पर चाहे शिलान्यास होता है या राम मंदिर जब बनता है, सबको बुलाया जाता है, तब क्यों नहीं राहुल गांधी जाते? देखिए, राम मंदिर सिर्फ मोदी जी का और बीजेपी का तो नहीं है, देश भर के लोगों का है, ठीक है ना। उसको जो आपने एक स्पेक्टिकल बनाया था, मंदिर पूरा बनने से पहले आपने इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, 2024 के इलेक्शन जो अप्रैल में होने वाले थे, ध्यान में रखते फरवरी में आपने मंदिर इनॉग्रेट कर दिया, जबकि वो पूरा कंप्लीट भी नहीं था। ये आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। 22 जनवरी। उसके बाद जिस तरीके से आपने पूरे इस इनॉग्रेशन को एक फोटो ऑप मीडिया तमाशा बनाया पूरे मंदिर में, आप बताइए, सिर्फ आपको अकेले मोदी जी पूजा करते दिखे। विजुअल्स अगर आप देखेंगे, अकेले। इस पे जो चर्चा हुई थी, इस बात की नहीं हुई थी कि राम मंदिर बन गया है, इस बात पे हुई थी कि कांग्रेस को किस तरीके से अटैक करे। जब चारों शंकराचार्य ने मना किया, ठीक है,
राहुल जी की भी सोच और यही विचार यही थी कि हम जाएंगे जब हमको जाना होगा, आस्था की बात है। तब क्यों जाएं जब आप बोल रहे हैं, और वहाँ जाके आप, अगर आप अपनी, अभी मैं डाइवर्ट कर रही हूँ कि अभी अगर आपने ये 26 जनवरी के विजुअल्स देखे होंगे कि जिस तरीके से नेता विपक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, इन लोगों को जिस तरीके से बिठाया, ना पूछा ना किया, उसी तरीके से राम मंदिर में भी इट वाज ओनली अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, इट वाजंट इवन अबाउट राम जी, इट वाजंट इवन अबाउट द मंदिर। और पूरा क्रेडिट आप ले रहे हैं कि मंदिर आप ही ने बनवाया, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे पॉलिटिकल स्पेक्टिकल में क्यों शामिल होगी? इट वाज नॉट अ रिलीजियस थिंग, इट वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इवेंट, इट वाज नॉट अ रिलीजियस पर इवेंट। वो दिन है और आज का दिन है। जी। राहुल गांधी बाद में जा सकते थे, प्रियंका गांधी बाद में राम मंदिर जा बिल्कुल, सकती थी। अब वो क्यों नहीं गए, वो उनके पर्सनल रीजंस होंगे, वो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि जा सकते थे, पर तब क्यों नहीं गए, उस सवाल का मैंने जवाब दिया कि मैं भी, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं अगर जाना चाहूँगी, मैं खुद भी जाऊँगी ज़रूर, लेकिन आई वुड लाइक टू गो इन अ पर्सनल कैपेसिटी एंड आउट ऑफ फेथ, मतलब आउट ऑफ कल्चर फेथ, जो भी है, मैं हूँ या कोई भी हो, मैं एक पॉलिटिकल स्पेक्टिकल में क्यों जाऊँ जस्ट बिकॉज आई शुड बी सीन देयर। एंड वैसे भी नोबडी एल्स वाज सीन देयर, ओनली द प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ प्रधानमंत्री दिखे थे आपको मंदिर के अंदर, और तो कोई आपको दिखा ही नहीं। देखिए, ये ठीक बात है कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बहुत ही निजी मामला है। जी। वो मंदिर जाते हैं, वो मंदिर नहीं जाते हैं, इससे मुझे भी कोई बहुत मतलब होना चाहिए नहीं। जी। क्योंकि आपने ये कहा कि कांग्रेस अब खुल के मुस्लिमों का साथ नहीं दे पा रही है, क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है। उस पर मेरा ये सवाल है कि जब सारी चीज़ें परसेप्शन का ही खेल है, राजनीति जब परसेप्शन का ही खेल है, तो उस परसेप्शन के लिए ही सही उस दिन नहीं तो बाद में राम मंदिर जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, आप गलत नहीं कह रही, जाना चाहिए था। तो और पूरी उम्मीद रखती हूँ कि जाएंगे कभी ना कभी। क्यों नहीं गए मुझे नहीं पता, पर फिर भी बीच में मैंने आपको यही कहा कि सिर्फ परसेप्शन की वजह से हमें अपनी राजनीति नहीं बदलनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी हो या मैं हूँ, कोई भी हो, एवरीथिंग शुड नॉट बी अबाउट परसेप्शन। आप जनता हित में भी कुछ चीज़ें करें, पर अगर नैरेटिव यही सेट किया जा रहा है कि आप अच्छे नेता तभी हैं कि आप प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर राम मंदिर जाएंगे, और नहीं गए तो आपने आपने हिंदुइज्म की मतलब हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया या कुछ, तो ये गलत नैरेटिव है। आई थिंक उसमें ही वी शुड नॉट फॉल प्रे टू इट। मतलब कांग्रेस पार्टी को उस षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। एप्स्टीन फाइल को लेके पहले मैं आपका क्या विचार है वो समझना चाहती हूँ, फिर पॉलिटिकल जो इसमें एंगल चल रहा है उस पर तो हम आएंगे। इंडिया का पॉलिटिकल एंगल, देखिए, एक बात का तो खौफ ये है कि जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल धीरे 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 ईमेल्स रिलीज़ कर रहे हैं। पहली बात तो शॉकिंग कि आज ट्रम्प प्रधानमंत्री, मतलब राष्ट्रपति अभी भी है, किसी ने एक ने भी आज तक रिज़ाइन नहीं किया है, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। डर इस बात का है कि इससे बड़ा क्या चल रहा है पीछे, कि ये थोड़ी फाइलें, मतलब ईमेल्स रिलीज़ कर करके ये दुनिया का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे इस बात का खौफ ज़रूर है कि कुछ पर्दे के पीछे और बड़ा चल रहा है कि, एंड दूसरा जो मैंने कहा, ये टेस्टिंग होता है ना, कि टेस्टिंग द न्यू नॉर्मल, इसको आपने लोगों को नॉर्मल बना दिया है कि अच्छा ये हुआ था, पीडोफाइल्स थे, छोटे बच्चों को रेप कर रहे थे, कैनिबलिज्म था, बिल गेट्स इन्वॉल्व हैं, बिल क्लिंटन इन्वॉल्व हैं, ट्रम्प इन्वॉल्व हैं। आपने धीरे 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 इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करके साइकोलॉजिकली इस चीज़ को हल्का बना दिया है। आज अगर आप न्यूज़ खोलेंगे, आप सोशल मीडिया खोलेंगे, हर दूसरे पोस्ट में कुछ ना कुछ एप्स्टीन फाइल के बारे में है। हो सकता है कि शुरू के 4 दिनों में हमने डिटेल में देखा भी होगा। अब क्या कर रहे हैं हम? वी आर जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू। इज इट नॉर्मल जो हो रहा है? इट इज़ नॉट। इट इज़ नॉट, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों चुप हैं? आज आप और मैं कैजुअली इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा, आप और मैं कैजुअली अभी बात कर रहे हैं, जिस तरह की ईमेल्स हमने पढ़ी शॉकिंग है। और कल या परसों डिबेट के क्लिप्स में देख रही थी, एक एंकर इसको ट्रिविलाइज कर रहे थे ये बोलकर कि अच्छा ठीक है, पीडोफाइल तो थे बट पावर ब्रोकर भी थे।
I mean, and other people were laughing about it. हरदीप पुरी जी जो हमारे मंत्री हैं, जिनके नाम उन्होंने कहा कैजुअली के 2-3 बार आए, बट जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है 160 टाइम्स ईमेल में मेंशन है, चाहे कैजुअल रेफरेंस में भी मेंशन हो. पर अगर आप 2014 से मंत्री हैं इस सरकार में और 2017 तक आपकी इंटरैक्शन रही है, तब तक तो आइडिया हो गया था कि इनका क्या चल रहा है. आपने खुद लिखा था हैव फन इन योर एग्जॉटिक आइलैंड. तो क्या था वो एग्जॉटिक आइलैंड? इसका मतलब आपने सुना था ना कि एप्स्टीन का कोई एग्जॉटिक आइलैंड था जहाँ पे वो फन करने जाते हैं. फिर भी आप पावर ब्रोकिंग के हिसाब से इनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं. एंड बाय दैट टाइम आप एक रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन गवर्नमेंट के. चलिए आपने अनजाने में कर दिया, बट आज आप इस बात को इतनी कैजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हाँ सुना था और अरेस्ट हुए थे एक अंडर एज वुमन को सॉलिसिट करने में. दे वर चिल्ड्रन. अच्छा, एक और स्टेटमेंट जो इतना शॉकिंग था, अभी 3-4 दिन पहले खुद ही बता रहे हैं कि एक महिला एमपी ने उनको कहा कि आपसे सब जेलस हो रहे हैं. आपसे हरदीप पुरी जी को कहा कि आपसे सब जेलस हो रहे हैं, तो हरदीप पुरी जी ने रिप्लाई किया कि अरे कुछ किया होता तो समझ भी आता. ये कैसी कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ मिनिस्टर एंड अ फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? यही कहा ना, ये ट्रिविलाइज कर दिया है, कैजुअल बना दिया है. तभी इस बात का खौफ है कि इसके पीछे दुनिया में और क्या चल रहा होगा कि इसको हम नॉर्मल बना रहे हैं. हरदीप पुरी तो ये कह रहे हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया है कि राहुल गांधी ने खुद अपनी बदनामी करवाई है. वो खुद पढ़ते नहीं है, अगर वो खुद पढ़े होते तो शायद खुद को पूरी तरह बेवकूफ़ साबित करने से बचाने के लिए उपाय किए होते उन्होंने. नहीं, ये किस रेफरेंस में कहा उन्होंने? राहुल गांधी ने जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए एप्स्टीन फाइल को लेकर तो के. ये तो पूरी दुनिया पढ़ रही है कि ईमेल्स में क्या लिखे हैं. आप अगर एज अ पावर ब्रोकर मिल रहे हैं तो ऑफिशियल कैपेसिटी में मिले ना. आप उनके घर क्यों जा रहे हैं? घर पे मीटिंग्स क्यों फिक्स हो रहे हैं? और आपका नेचर ऑफ कॉन्वर्सेशन इतना कैजुअल कैसे हो गया कि आप उनको बोल रहे हैं हैव फन इन योर एग्जॉटिक आइलैंड? ये प्रोफेशनल लैंग्वेज है क्या? इज दिस प्रोफेशनल लैंग्वेज? तब तक तो सबको पता था कि एप्स्टीन का एक एग्जॉटिक आइलैंड था और आइलैंड पे क्या चल रहा था, बातें तो निकल के आई रही थी, तभी तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना. तो आपको लगता है कि बीजेपी इसको बहुत हल्के में ले रही है? नहीं, बीजेपी इसको ट्रिविलाइज, बीजेपी को पता है दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. और निकलेगा, ये मुझे यकीन है कि और बहुत कुछ निकलेगा. या तो फिर छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं. और दूसरा, अमेरिका भी धीरे धीरे रिलीज कर रही है. कहीं ना कहीं से वो जो राहुल गांधी जी ने कहा ना चोक और ग्रिप किया हुआ है, कहीं तो नब्ज पकड़ी हुई है बीजेपी सरकार की. तो राहुल गांधी ने नहीं, ये एप्स्टीन फाइल. हाँ, एप्स्टीन फाइल की वजह से अमेरिका ने कहीं ना कहीं तो नब्ज दबा के रखी है. देयर विल बी मोर टू कम इन द कमिंग टाइम्स, मुझे ऐसा लगता है. राहुल गांधी को लेकर निशिकांत दुबे की तरफ से भी अभी एक बयान दिया गया. उन्होंने कहा कि एलओपी राहुल गांधी वो उनकी सदस्यता हटनी चाहिए सदन से. बाकायदा उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी. देखिए, ये तो बीजेपी का काम है. आपने 2 साल पहले भी देखा था, मतलब उन्होंने मोदी को कुछ बोला तो कोई और मोदी भक्त आ गए जिन्होंने मतलब बोल दिया कि पूरे मोदी समाज को ठेस पहुंची है और उनकी सदस्यता एक क्रिमिनल कन्विक्शन के बेसिस पे छीन ही ली थी. तो इनका तो ये काम ही है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेंगे. अब ये भी जो है ना ध्यान भटकाने वाली बात है. आज चर्चा पूरी इस बात की हो रही है कि निशिकांत दुबे जी ने मोशन, प्रिविलेज मोशन नहीं था, दूसरा था वो, एक और मोशन जो पास किया है कि जिसकी वजह से इनकी सदस्यता छीन सकते हैं. सब्सटैंटिव, हाँ, कि अगर इफ इट्स प्रूव्ड करेक्ट देन इफ यू पास दिस मोशन तो आप उनको मतलब उनकी सदस्यता से खारिज कर सकते हैं. तो मुझे लगता है ये टाइम पास करने के तरीके हैं, क्योंकि असली जो मुद्दे हैं जिससे देश परेशान है, जो हमें उठाने चाहिए. ऐसा देखिए, राहुल गांधी जी जो है ना SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ट्रेड डील का मुद्दा उठा रहे हैं. अभी ये जो बीच में जो जीराम जी बिल का जो चेंजेस वगैरह किए हैं, पीपल्स इश्यूज जहाँ जहाँ राहुल जी उठाते हैं ना, वहाँ बीजेपी के जो लोग हैं ना आते हैं और ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं इस तरह की हरकतों से. अब उनको इस बात पे चर्चा नहीं करनी है तो मीडिया का
जनता का आई थिंक आप दिमाग जो है ना और कहीं बिजी रखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा राहुल गांधी जो एक अच्छा टॉपिक है कि भाई इनको पंचिंग बैग बना के यूज़ करें। जब तक राहुल गांधी को पंच करते रहेंगे हम लोगों को बाकी जवाब नहीं देने पड़ेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के अलावा भी कांग्रेस का कभी कोई नेतृत्व कर पाएगा? कर ही रहे हैं ना। आप ये बताइए कि 1989 के बाद कौन सा गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा है? नरसिम्हा राव जी को हमने देखा है, उसके बाद हमने 10 वर्ष मनमोहन सिंह जी को देखा है। अब आगे जाके जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो देखते हैं क्या होता है। पर कहते हैं पर्दे के पीछे से तो गांधी परिवार ही चला रहा है। गांधी परिवार देखिए एक ग्लू है जो पार्टी को साथ रखता है। आज अगर हो सकता है जो मुझे समझ आती है, अगर गांधी परिवार हट जाती है तो पार्टी स्प्लिंटर्स में आ जाएगी। वाकई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग फैक्शन। और देखिए एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी का, वो इनफाइटिंग है। अब बीजेपी में भी इनफाइटिंग होती है पर वो कंट्रोल कर लिया जाता है। यहाँ पे इनफाइटिंग इतनी है, वो कंट्रोल होता है क्योंकि गांधी परिवार एक तरीके से ग्लू की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो आई थिंक उनका होना ज़रूरी है बिल्कुल, बट बहुत सारे काबिल लीडर्स हैं और अगर प्रॉपर तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गया और सबको सही सही जगह फिट कर दिया गया तो एकदम बढ़िया चल सकती है पार्टी। लगातार जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है उसके बाद किसी यंग लीडर के, किसी फ्रेश थॉट की ज़रूरत क्या कांग्रेस को नहीं है? देश को ज़रूरत है यंग लीडर्स की, फ्रेश थॉट की। सिर्फ कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को, हर पार्टी को ज़रूरत है क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। वी हैव 50% पॉपुलेशन जो कि यंग है और जो पहले की सोच के आज मेरी माँ और मतलब जो एल्डरली जनरेशन के लोग हैं उनकी सोच मेरे बच्चों की सोच से कितनी फ़र्क है। तो आज ये जो जनरेशन बड़ा हो रहा है इसके लिए आपको फ्रेश थॉट और यंग लोग ही चाहिए। अब ये सारी पॉलिटिकल बातें एक तरफ हटाते हुए मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है बहुत कम अवेलेबल है। मैंने बहुत ढूंढने खोजने की भी कोशिश की तो मुझे बहुत आपकी पढ़ाई लिखाई को लेके कहीं कुछ मिला नहीं। हमने इतना ज़रूर पढ़ा कि 12th आपने स्कूलिंग आपने भरूच से ही की है। नहीं, हाँ। दिल्ली से की है। तो भरूच में पढ़ाई हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस साल मेरी पैदाइश हुई थी उसी साल 77 मेरे फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। तो पहले 2-3 वर्ष जब तक स्कूल नहीं शुरू हुआ था तब तक सेशंस के टाइम पे मम्मी पापा मुझे लेकर दिल्ली आते थे, बाकी टाइम हम गांव में रहते थे। लेकिन 3 वर्ष की उम्र में जब स्कूलिंग चालू हुई और मेरे भाई की पैदाइश हुई तो फिर फुल टाइम मेरी मदर हमें लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो स्कूलिंग मेरी पूरी दिल्ली में ही हुई है। उसके आगे फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीसस एंड मैरी कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स बीए किया। उसके बाद फिर मैं यूके गई लीड्स यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने मास्टर्स किया एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में। तो पर दिल्ली में ही रही हूँ। फिर शादी भी दिल्ली में ही हुई और अभी मेरे बच्चों का स्कूल ख़त्म हो रहा है इस साल, तो वो भी यहीं पढ़ते हैं। तो थ्रू आउट दिल्ली में ही रही हूँ मैं। तो क्या आप, क्योंकि यूके जाके आपने पढ़ाई की है, आपकी दिल्ली में पढ़ाई हुई है, ये वजह है कि हम आपको कभी हिजाब में नहीं देखते हैं? ये वजह है कि आप बहुत मॉडर्न, बहुत खुले विचार की हमें दिखाई देती हैं क्या? देखिए, हिजाब पहनती हूँ जब नमाज़ पढ़ती हूँ, जब मस्जिद जाती हूँ, पर आई डोंट नो, ऐसे इसलिए नहीं कि शायद मॉडर्न हूँ, कभी फैमिली ने फोर्स नहीं किया। मैंने कहा जैसे गांव में भी रही हूँ और बहुत वक्त बिताया। मेरी दादी तो गांव में ही रहती थी जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। तो गर्मी की छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ, तो जब गांव जाते थे अज़ान होता था, जैसे जो कॉल टू प्रेयर होता है, उस वक्त सर पे दुपट्टा रखा, कहीं मतलब कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो सर पे दुपट्टा रखा, किसी मौत मैयत में किसी उसमें जा रहे हैं तो दुपट्टा रखा सर पे। बट किसी ने फोर्स नहीं किया। मुझे याद नहीं है कि मेरी दादी ने हो या मेरी आंट्स हों या मेरे फादर मदर किसी ने भी फोर्स किया होगा, तो वो चीज़ कभी जहन में आई नहीं। पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। देखिए, आज मंदिर में भी जाऊँ तो सर पे चुन्नी लेंगे, गुरुद्वारे में भी जाएं तो सर पे चुन्नी लेते हैं हम, पूजा में बैठते हैं तो सर पे दुपट्टा लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो सर पे दुपट्टा लेते हैं। तो जहाँ जैसी ज़रूरत वहाँ वैसे करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत और अहमियत हो। हाँ,
लेकिन हम पर्दा प्रथा के खिलाफ हैं। जी। हम हमेशा उसके अगेंस्ट खड़े हैं। मतलब अगर आप शालिनी से पूछेंगी तो शालिनी ये कहेगी कि मंदिर में तो सिर के ऊपर दुपट्टा रख लेना आदर देना है, जी। लेकिन अगर कोई मुझे सिर पे दुपट्टा या पर्दा प्रथा पर सवाल पूछे तो मैं उसकी पक्षधर नहीं हूँ। यही सवाल आपसे कि अगर हिजाब हटाने की बात होती है, अगर हिजाब को अनिवार्य नहीं किए जाने की बात होती है, तो क्या मुमताज़ पटेल उसके साथ हैं? देखिए, हिजाब एक कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर रिलीजन है, कुरान शरीफ से है। हिजाब मतलब सिर्फ सर ढांकना, फेस ढांकना नहीं, उसको निकाब कहते हैं। लेकिन फिर भी ये अपनी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है। आज एज ए इंडियन, मुस्लिम भी नहीं कह रहा, एज ए इंडियन मैं कहूँगी कि संविधान ने आपको आपके धर्म को फॉलो करने का अपने हिसाब से हक दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आपके ऊपर फोर्स कर सकता है कि पहनो या ना पहनो। इट्स अ पर्सनल चॉइस। आज हो सकता है मैं हिजाब अभी नहीं पहनती हूँ, बट आगे जाके अगर मुझे लगे कि मुझे हिजाब पहनना है, या आज मेरी अगर बेटी कहे कि मैं हिजाब पहनना चाहती हूँ, मोस्ट वेलकम। आई थिंक इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, यूके से वापस आने के बाद, जब आपको ये मालूम चलता है कि देश में अब हिजाब हटाने की भी बात हो रही है, मोदी सरकार ने 3 तलाक भी ख़त्म कर दिया है, तो उसके बाद खुशी होती है? देखिए, जो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो अबॉलिश किया गया है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम धर्म में है ही नहीं। पहली बात, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अगर इसके लिए लॉज आए हैं, मैं बिल्कुल स्वागत करूँगी। पर दुख इस बात का भी है कि जब ट्रिपल तलाक पे डिबेट कर रहे हैं आप, जब वक़फ़ पे डिबेट कर रहे हैं, तो आपके पास वहाँ पे एक भी मुस्लिम महिला नहीं है संसद में जो कि इसके बारे में। इकरा आई हैं, अब आई हैं, कुछ टीएमसी से मुस्लिम एमपीज़ रही हैं, पर जब ये डिबेट हो रहा था, नोबडी इज़ देयर टू डिस्कस इट। आज अबॉलिश की जो आपने बात करी, जो धर्म के हिसाब से गलत है वो गलत है, तो उसका मैंने स्वागत किया। बट जैसे आपने हिजाब की बात करी, पर्सनल चॉइस है। आज राजस्थान में आप जाएं, कितनी जगह हैं जहाँ पे घूंघट चलता है। ऐसे बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज़ है जहाँ पे आज भी शक्ल नहीं दिखाई जाती, किसी भी रिलीजन में हो, हिंदू धर्म में भी है। पर्सनल चॉइस होता है। इसके ऊपर सरकार को क्या पहनना है, क्या खाना है, आई डोंट थिंक इसमें छेड़छाड़ करनी चाहिए। मैं व्यूवर से कहूँगी कि प्लीज़ अपनी राय मुझे आप ज़रूर बताइए। जैसे मुमताज़ ने कहा कि बहुत से हिंदू परिवार भी ऐसे हैं, आप ख़ासकर राजस्थान में अगर चले जाइए, वहाँ पे अभी भी घूंघट करने के लिए कहा जाता है, और ये पर्सनल चॉइस है। मेरा मानना ये है कि ये नहीं होना चाहिए। राजस्थान में भी अगर किसी हिंदू परिवार में हो रहा है, मैं ये मानती हूँ वो गलत है। आप क्या मानते हैं, प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुमताज़ की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। ज़ीरो से ही हम शुरू करेंगे, पर कभी तो खड़े होंगे। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके आप ज़रूर बताओ। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपको पॉडकास्ट में एज अ कांग्रेसी कार्यकर्ता, क्योंकि आप कहती हैं, मैं तो लीडर बोलूँगी, नहीं, कार्यकर्ता, हाँ, बट तो शुरुआत है। आप इतनी खूबसूरत हैं कि आप बॉलीवुड एक्ट्रेस बन के भी यहाँ मेरे सामने बैठी हो सकती थी। तो कभी विचार आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्टिंग का, बॉलीवुड जाने का? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। करण जौहर ने नहीं आपको कॉन्टैक्ट किया? नहीं, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बट नहीं, बिल्कुल कभी सोचा भी नहीं। मेरे फादर बहुत वैसे बोल रही हूँ, मतलब नथिंग टू डू विद बॉलीवुड, बट मेरे फादर बहुत कंजर्वेटिव थे, और वो हमेशा, हम लोग खुद भी पर्दे के पीछे रहते थे और हमको भी हमेशा रखते थे। तो बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है। आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ, जितना वो पर्दे के पीछे रहते थे, उनके जाने के बाद उतना ही मैं पर्दे के सामने आई हूँ। मतलब जितने इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट, मीडिया बाइट्स मैंने 5 वर्ष में दिए होंगे, उतना उन्होंने शायद लाइफ टाइम में भी नहीं दिया होगा। तो पर्सनालिटी में फ़र्क है, बट फिर भी आई थिंक वो मॉरल वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उनको अगर राजनीति में आना नहीं पसंद था तो बॉलीवुड तो बहुत दूर की बात होगी कि आई डोंट थिंक सो। बट खैर, वो भी शौकीन थे पिक्चर देखने का। मेरा नाम ही इतना फिल्मी है, हाँ। तो मेरा नाम मुमताज़ के ऊपर ही रखा था उन्होंने, एक्ट्रेस? उन्होंने नहीं रखा था, मेरे दादा को मुमताज़ एक्ट्रेस बहुत पसंद थी। तो वो तो खैर उनकी डेथ हो गई थी जब तक मैं पैदा हुई थी। हाँ। तो मेरी बुआ को याद था कि वो चाहते थे कि घर में बेटी हो तो उसका नाम मुमताज़ रखेंगे।
तो उन उस याद से फिर इन लोगों ने मेरा नाम मुमताज़ रखा। मेरी मदर मेरा नाम शिरीन रखना चाहती थी, पर दादा को मुमताज़ पसंद थी, तो इसीलिए। तो आज मेरा नाम इतना फिल्मी है, फिर सरनेम आता है पटेल, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू सरनेम, तो ये बहुत ही केओटिक। तो ट्रोलिंग भी काफ़ी होती है, पर फिर मज़ा आता है। मैंने तो करण जौहर का नाम इसलिए लिया क्योंकि नेपो किड्स को लॉन्च करने का काम करण जौहर ही बॉलीवुड में करते हैं। आप खुद को नेपो किड मानती हैं? मैं देखिए प्राउडली अ नेपो किड। आई टेल यू वाई। देखिए नेपो किड एक हद तक काम करेगा, और ठीक है, मैं जब भी जाती हूँ पॉडकास्ट पे बोलती हूँ कि आज अहमद पटेल की बेटी हूँ तो आपने मुझे बुलाया, पर अगली बार इसलिए नहीं बुलाएंगे कि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ। अगर अगली बार आप बुलाएंगे तो शायद अगर मैंने कुछ आगे किया होगा तभी बुलाएंगी। पहली बार तो मिल जाएगा मौका क्योंकि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ, दूसरी बार नहीं मिलेगा मौका। तो नेपो किड की भी अगर आप बात करें, एक इनिशियल स्पार्क मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, एक मतलब झटका मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद यू कांट सस्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ओनली ना, यू कांट। प्राउडली अ नेपो किड, मैं तो इसकी भी फैन हो गई। ठीक है, प्राउडली अ नेपो किड, बिकॉज अगर लोगों को प्रॉब्लम है, आई एम लकी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अहमद पटेल्स डॉटर। मेरी किस्मत, ठीक बात, मेरी किस्मत। आई एम हैप्पी टू बी लाइक और होना चाहिए मुझे लगता है। अब मुझे ये बताएं कि खूबसूरत लड़की, ये तो मैंने कह दिया, जब लड़की इतनी खूबसूरत होती है तो उस पर लोगों का दिल भी आता है। स्टोरी कंट्रोवर्शियल। नहीं, ये तो ट्रूथ है, मुझे लगता है। ये तो कोई भी इसमें वो नहीं, दो राय नहीं हो सकती। मेरे फादर को बहुत टेंशन होता था उस जमाने में, तो मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, तो लैंडलाइन होती थी। तो लैंडलाइन पे जब ब्लैंक कॉल्स आते थे, तो कुछ शुरू में उनको समझ नहीं आता था, उसके बाद बोलते ये कौन है जो फ़ोन करते हैं, फिर फ़ोन बंद कर देते। फिर वो नया दिल्ली में या इंडिया में वो आर्चीज स्टोर आया था, कार्ड्स। तो वो कार्ड्स इन्होंने बनाने शुरू करे थे, ऑल दीज फैंसी रोमांटिक कार्ड्स विद नियॉन कलर के एनवलप्स, ब्राइट ग्रीन, दिस थिंग। तो सडनली घर पे अब ये मतलब एक तो ऑफिशियल चिट्ठियाँ आती है पॉलिटिकल, या फिर वो एम्बलम के साथ, या कांग्रेस का सिंबल। उसके बाद सडनली कार्ड्स आ रहे हैं, ऑरेंज, नियॉन, ब्लू, ग्रीन। तो मेरे फादर कार्ड जैसे इकट्ठा करते थे, फिर गुस्सा होते थे, ये कौन भेज रहा है ये सब, ये देखो ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। और मुझे इतना डर लगता था, ऑल्दो आई हैड नो आइडिया, बट वो इतना स्ट्रिक्ट थे कि मैं तो हाथ जोड़ के बस मतलब प्रे करती थी आज किसी का फ़ोन ना आए, आज कोई कार्ड ना आए, क्योंकि वो बहुत बहुत मतलब गुस्सा होते थे इन चीज़ों के ऊपर। कभी खून से लिखा खत आया हो मुमताज़ के लिए? नहीं, फिर लेकिन होता था कभी कभी कि किसी ने हाथ में थोड़ा सा काटा, कुछ किया। तो एक दिन शुक्र कर रही हूँ मैं, हम लोग स्कूल बंक भी मारते थे काफ़ी, नॉटी किड्स होते थे। तो थैंकफुली मैं स्कूल में ही थी, आफ्टर स्कूल कुछ क्लास कर रही थी, और सडनली पीएन आते हैं और पीएन बोलते हैं कि आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया है। तो सबसे पहले मैंने बोला प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया है, तो शुक्र थे क्लास में ही थी मैं, कहीं और बंक नहीं मारी थी। तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गई तो देखा मेरे फादर बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो मैं टेंशन में आ गई, मैंने कहा ये क्यों बैठे हैं यहाँ पे। मैं शायद 9th स्टैंडर्ड में थी। तो वो आए थे प्रिंसिपल को बताने कि ये फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ये कार्ड्स आ रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, आपके स्कूल में चल क्या रहा है, यही सब बच्चे करते हैं क्या, मेरी बेटी को तंग कर रहे हैं। तो पूरी आई थिंक उस दिन इतने लोगों की क्लास लगी होगी, और मुझे भी समझ नहीं आया क्यों, बट शायद वो बहुत गुस्से में थे कि वो स्कूल तक पहुंच गए थे। तो दैट वाज वन ऑफ द रेयर टाइम्स कि वो स्कूल आए थे। पर उसके बाद से आई थिंक वो प्रिंसिपल और सबकी नज़र मेरे पे थी, तो मेरे लिए लाइफ और थोड़ा सा टफ हो गया था। तो वो जो कार्ड्स आए थे वो कभी आपने खोल के देखा, किसी दीवाने का नाम पढ़ा हो, देखते थे कुछ तो हमें पता भी थे कौन भेज रहे हैं, लेकिन अब वो डैड को क्या बोलेंगे, तो वो इकट्ठा करते थे। बट एक दिन मुझे याद है बहुत सालों के बाद, शायद मेरी शादी हो गई थी बहुत सालों के बाद, तो उन्होंने आके मुझे कितना बड़ा पाइल पकड़ाया कि ये सब आपका सामान पड़ा है। तो मैंने बोला क्या, फिर देखा तो वो स्कूल के दिनों के कार्ड जो थे कहीं उन्होंने फाइलों में इकट्ठे करके रखे होंगे। तो मेरी शादी के बाद उन्होंने मुझे पकड़ाए कि ये सब तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने मज़े में खोल के सारे देखे। तब तक तो थोड़ा चिल सीन हो गया था डैड के साथ। इतना गुस्सा हुए लेकिन फेंका नहीं? नहीं फेंका नहीं, सब आई थिंक एविडेंस शायद जमा कर रहे होंगे, आई डोंट नो। दूरदर्शी सोच। उनको हम हिटलर बोलते थे। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनको बस एक आंख दिखानी होती थी और हम डर जाते थे। नहीं, पर ये तो उन लड़कों की कहानी आपने बताई ना जिनका दिल आप पे आया था और जो कार्ड्स भेजते थे। जी। आपकी लव स्टोरी तो आप बताइए। नहीं, मेरी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। हाँ। यूपी के लड़के हैं, इरफान,
और फैमिली फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और फिर उसके बाद हम मतलब इंट्रोड्यूस एक बार किया था, घर ही आए थे मिलने के लिए। उसके बाद फिर हम दोनों ने ऐसी बातचीत करना शुरू करी। ये बात फिर मेरे पेरेंट्स को पता नहीं थी कि हम लोग रेगुलरली बात करें, तो 2-3 महीने बात करी। फिर हमने सोचा कि अच्छा ठीक है चलो कर सकते हैं शादी। तो फिर हमने बताया अपने पेरेंट्स को कि ओके फाइन वी आर रेडी। तो बस वो बड़े ट्रेडिशनल वे में निकाह हुआ, शादी हुई। एंड मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल। क्या एज थी तब आपकी? मैं तब थी 24। 24 के पहले तक कभी इश्क मोहब्बत कुछ नहीं, दिल नहीं, आया हो, क्रश रहा हो? अब ये सब मैं पॉडकास्ट में बोलने जाऊंगी तो बच्चे पूछेंगे मम्मी। नहीं, बच्चों को तो पता है फिर भी। अच्छा। तो बच्चों को बोलना पड़ता है पापा को मत बताना। आजकल बच्चे आर मोर लाइक फ्रेंड्स। बट अगर अभी मैं ये बोलना शुरू करूंगी तो मेरी मदर के कान सबसे पहले अलर्ट होंगे। और उसके बाद बट नहीं, मेरे भाई उस टाइम पे थे तो हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। तो भाई भी जब लेट आते थे, फैजल जब लेट आता था तो पापा जो है बाहर पोर्च में वेट करते थे। तो मैं फैजल को बैक डोर से एंट्री करा देती थी, फिर पापा को बोलती थी वो तो घर में ही था। सिमिलरली मुझे कहीं जाना होता था, किसी को मिलना होता था, फ़ोन पे बात करनी होती थी, तो मेरे भाई मेरे को मदद करते थे। तो हमारी उस हिसाब से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो और एक और चीज़ बड़ी फ़नी थी, जब मैंने कहा बंक करते थे, तो जब भी हम स्कूल बंक करते थे वीकडेज़ पे और पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता था, तो मैं जाके सबसे पहले लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी चेक करती थी, ये देखने के लिए कि पापा बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अगर पापा बैठे हैं मतलब स्कूल आने का चांस उनका कम है या चेकिंग करने का चांस कम है। तो साइकोलॉजिकली हम सबसे पहले जाके टीवी चेक करते थे कि डैड हाउस पे है कि नहीं है। हाँ, तो ये मेरे घर वाला भी बिल्कुल हाल हो गया। कि क्योंकि मेरे सुबह के बुलेटिन होते थे, घर पे पता होता था कि अच्छा इसका कितने बजे का बुलेटिन है, तो घर वाले सबसे पहले टीवी खोल के देख लेते थे। और उस दिन अगर मैं नहीं हूँ तो उनका तुरंत फोन आता था कि या तो आज इसकी तबीयत खराब है या ये कहीं आउटडोर गई हुई है। मतलब चेकिंग करने का सबसे अच्छा तरीका उनका था कि अच्छा टीवी खोल के देख लो बुलेटिन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बट फिर मैं डीपीएस में थी तो कोएड स्कूल था। फिर उसके बाद मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज गई, विच वाज अ गर्ल्स कॉलेज। तो बहुत ही रिलैक्स था मेरे लिए 3 साल, बिकॉज कोई बॉयज़ का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन नहीं, ये नहीं। तो बहुत अच्छे से वो कुछ साल गुजरे मेरे लिए। फिर जब मैं यूके जा रही थी तो जब आप अप्लाई करते हैं हाउसिंग के लिए, तो मेरे डैड ने बोला कि गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए। अब वहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है फ्लैट आप मिक्स ले सकते हैं या गर्ल्स का ले सकते हैं, बट सामने वाले फ्लैट में भी लड़के हो सकते हैं, इधर की फ्लैट में लड़कियां हैं। तो मैंने बोला डोंट वरी, गर्ल्स फ्लैट है। झूठ भी नहीं बोला, लेकिन फिर ये नहीं बताया कि नीचे के फ्लैट में लड़के भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बोलूंगी तो फिर वो मतलब और घबरा जाते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब देयर। तो अब यहाँ पे तो खैर आपने प्रिंसेस लाइफ जी है और सब कुछ मतलब इजीली हो जाता है। तो वहाँ मैं शौकिया करती थी। क्या चीज़ क्या करती थी? मैं गैप करके एक ब्रांड है स्टोर, काम कपड़ों का, तो मैं वहाँ पे जॉब करती थी पार्ट टाइम। तो एक दिन पता नहीं कुछ हुआ ऐसे और मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और सैलरी अभी आनी बाकी थी एंड ऑफ द वीक। तो पापा का फ़ोन आया, तो मैं थोड़ा अपसेट थी क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं थे। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, आप अपसेट साउंड कर रहे हो? तो मैंने बोला पैसे ख़त्म हो गए, अभी सैलरी मेरे मुंह से निकल गया, सैलरी आई नहीं। उनको नहीं पता था मैं जॉब करती। कहते सैलरी? तो आई सेड जी, आई सेड वो जॉब किसने दिलाई आपको जॉब? तो आई सेड पापा ये इंडिया नहीं है कि मतलब सिफारिश से आपको दुकान में भी नौकरी मिलती है, आप अप्लाई करते हैं। तो ही वॉज क्वाइट शॉक्ड एंड टेकन अबैक कि जॉब कर रही हूँ। तो वो मतलब बहुत प्रोटेक्टिव थे with all the women in the family and with everybody। मतलब बहुत उनका एक नेचर उस तरीके का था। तो मैं हमेशा उनको कहती थी, आई सेड ये शुक्र करें कि मेरे को अल्लाह ने मतलब थोड़ा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनाया है, नहीं तो आपके हिसाब से तो मैं कहीं भीगी बिल्ली बन के किसी कोने में जी रही होती। तो हमेशा मैं उनको यही कहती थी। पर मुझे लगता है ये नई जानकारी आप लोगों के लिए भी होगी कि अहमद पटेल की बेटी भी एक गारमेंट स्टोर पे काम कर चुकी हैं। और मुझे लगता है इससे आपको हौसला भी मिलेगा कि आपको अपना ओहदा नहीं देखना है या आपको ये नहीं देखना है सिल्वर स्पून की। देखो हम हमेशा बात करते हैं ना कि सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, पर उधर भी स्ट्रगल है और कोशिश की जा रही है बाकायदा उसके लिए। बिकॉज ऑफ कोर्स आपको अगर मतलब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो, एंड प्लस एक्सपीरियंस भी था और मज़ा आता था। तो किया तभी भी एंड आई डोंट रिग्रेट इट। बहुत
गुड डेज। मैं ये नहीं बोल सकती कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई हैं। आई थिंक थैंकफुली, जैसे मैंने कहा, आई एम लकी दैट आई एम हिज डॉटर। तो लाइफ में सब कुछ अच्छा देखने को मिला, बुरे वक्त भी आए, बट कंपेयर टू द गुड, आई थिंक द बैड was not that bad. खाने पीने में क्या पसंद है? हम मतलब क्या ऑर्डर करें आपके लिए? कुछ भी चलेगा। फूड, आई थिंक एवरीथिंग वर्क्स, सब कुछ चलता है। कुछ तो पसंद होगा ज़्यादा, टीम सुन रही है। चाइनीज़ पसंद है, हाँ। इंडियन खाना पसंद है, थोड़ा बहुत चटर पटर स्नैक्स पसंद है। गुजराती खाना सॉरी बहुत नहीं पसंद है, प्रॉपर गुज्जू फूड हाँ, बट वो पसंद है, ठेपला, ढोकला, हाँ। वो सब खा लेती हूँ, बट प्रॉपर गुजराती फूड बिल्कुल नहीं पसंद है। दिल्ली का खाना, छोले दिल्ली का भटूरे। खाना, दिल्ली, आई थिंक दिल्ली का खाना बेस्ट खाना इन द वर्ल्ड। आई थिंक यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन दिल्ली। नहीं, अब आपको नहीं बनारस का लगता? खाना आप खाओ। अब नहीं वाराणसी नहीं, बाय बेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्विजीन। आपको इटालियन भी बढ़िया मिलेगा, बॉम्बे ऐसा नहीं है, बाकी जगह ऐसे नहीं। आई थिंक दिल्ली में आपको बेस्ट चाइनीज, बेस्ट इटालियन, बेस्ट मैक्सिकन, बेस्ट थाई, बेस्ट इंडियन, सब कुछ बढ़िया मिलता है। आई थिंक दिल्ली की हवा में कुछ है या पानी में कुछ है। ये गुजराती भाई जो सुन रहे हो ना आपके, वो नाराज नहीं, हो जाएंगे आपसे। गुजरात कहेंगे, अच्छा नहीं, भरूच। मुझे भरूच की बेटी बोलते हैं, तो गुजरात तो मेरे अंदर से नहीं निकाल सकते आप, लेकिन फिर भी उनको भी मजा आता है दिल्ली की चाट वाट खाने का। हाँ, तो अब बताओ गुजराती नहीं, भाइयों, अटेंडेंस लगाओ। मेरी मदर जो है ना, वो है तो इंडियन बट बर्मा से आती हैं। उन 3-4 जनरेशन से उनका परिवार बर्मा में था। तो हमारा बहुत ही मिक्स्ड कल्चर रहा है, क्योंकि वहाँ का खाना, वी ईट अ लॉट ऑफ बर्मीज फूड, तो मिक्स्ड है, बर्मीज, इंडियन। एंड हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग मतलब माइग्रेट हुए थे बर्मा, तो बहुत ही एक मिक्स्ड कल्चर रहा है। तो मैं आई एम वेरी यूज टू इट। मतलब हम लोग इसीलिए शायद थोड़ा लिबरल भी है, क्योंकि मेरी मदर टेक्निकली बोलते थे फॉरेन से आई हैं। अब उन्होंने भी शादी करी, वहाँ से आके गांव में बसी। हाँ। ये नहीं पता था कि एक साल में मेरे फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, और तो एक किस्मत की बात है। आई तो गांव में शादी करने के लिए थी। हाँ। और हमारे उधर तो कहते हैं कि ये लड़की बड़े अच्छा भाग्य लेके जी, आई जी, है, बिल्कुल। जो पति इतना आगे बढ़ जी गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं ये कहती हूँ, मम्मी को तो पापा कहते ही हैं। फिर मैं पैदा हुई तो मैंने बोला देन आई वाज द सेकंड लकी वन इन योर लाइफ, हाँ। कि फिर हम वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई एज अ वेरी यंग बॉय एंड दिल्ली तक आए। तो लकी हैं आप। मैं तो अभी भी अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ। बिल्कुल नाइस, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मुझे लगता है हम थोड़ा सा अगर रैपिड फायर कर जी। लें, हालांकि मेरा रैपिड फायर तो होता है कि हम बस फटाफट से मंत्रियों का या नेताओं का नाम बोलते हैं, Okay. और जो भी आपको याद आता है आप पहला शब्द या पहली लाइन उनके लिए कह देती हैं। आपको लगता है 2029 का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी यही चाहती है तो बिल्कुल होना चाहिए। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जिसके भी नेतृत्व में लड़े, मजबूती से डट के लड़े और सरकार बनाए। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष अगर बने तो पार्टी को फायदा ज़्यादा होगा? ये भी देखिए, कांग्रेस के लोगों की जो भी मांग रही है, वक्त वक्त की बात है। खड़गे जी के पास एक्सपीरियंस है, थरूर जी के पास अपना जो एज, आई थिंक आई कैन पुट इट लाइक दैट, की एज फैक्टर है, और शायद फ्रेश थिंकिंग लेकर आए। ठीक है। अब फटाफट से कुछ नाम लेती हूँ, आप बताइएगा। नरेंद्र मोदी, डायनामिक, अमित शाह, स्ट्रॉन्ग, क्राफ्टी, योगी आदित्यनाथ, नॉट अ योगी, राहुल गांधी, निडर, प्रियंका गांधी, करिज्मेटिक, शशि थरूर, इंटेलेक्चुअल, ममता बनर्जी, दबंग, नीतीश कुमार, सर्वाइवर, अखिलेश यादव, फ्यूचर, अखिलेश यादव फ्यूचर, लीडरशिप। या राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी निडर है, वो उनका अलग है, इनका मतलब ही इज यंग फ्यूचर। कोई एक चीज बदलनी हो कांग्रेस में, क्या बदलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। कांग्रेस की सबसे बुरी बात क्या है? कि बहुत ही देर करते हैं, इसीलिए दुरुस्त नहीं होते। देर आए दुरुस्त आए नहीं कह सकते। आई होप कांग्रेस तक पहुंच रही है बात ये। बीजेपी की एक कौन सी चीज सबसे अच्छी है? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, वही मैं चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात जो आपको सबसे पसंद है? उनको पता है कि कहाँ किस तरीके
कहाँ किससे किस तरीके से बर्ताव करना है। इमेज मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे दिल से फील करें ना करें, बट इमेज मेंटेन बहुत स्ट्रांगली करते हैं, और वही परसेप्शन आई थिंक उनके लिए काम कर रही है। बड़ा चाणक्य कौन है, अहमद पटेल, अमित शाह? चाणक्य शब्द पता नहीं सही है कि नहीं है, पर साफ नियत से अहमद पटेल काम करते थे बिना किसी का नुकसान किए, तो आई थिंक मैं उनको ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच मुमताज़, आपने बहुत टाइम भी हमें दिया। हमेशा हर कोई ये कहता है, मतलब मुझे लगता नहीं मैं फर्स्ट टाइम ये बात कह रही हूँ कि आप जो भी कहती हैं दिल से बोलती हैं, कुछ उसमें छुपाने की कोशिश आप नहीं रखती, और बहुत कम लीडर ऐसे होते हैं। मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी की तो बात ही नहीं कह रही हूँ, किसी भी पार्टी का बहुत कम कार्यकर्ता और लीडर ऐसा होता है जो खुल के अपनी बात रख पाए। ये दम, ये हिम्मत आपसे बाकी भी सीखें, मैं ये चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने ये कहा, और आई थिंक आपने ये पहचाना, यही मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो भी बोलूँगी सीधा बोलूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।